गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 15वां लेक्चर शुरू हो रहा है इनवॉइस के ऊपर। चैप्टर के अंदर 3 मेन बातें करेंगे हम। इनवॉइस के अलावा और भी डॉक्यूमेंट है, ई वे बिल, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो इनवॉइस मैं नाम दूंगा या उसको मैं डॉक्यूमेंट नाम दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे ई इनवॉइस, जो नया कंसेप्ट आया है हमारा, और उसके बाद बात करेंगे ई वे बिल के ऊपर। 3 मेजर कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करते हैं डिस्कस इनवॉइस। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। इनवॉइस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, कंसेप्ट आपके और अच्छे क्लियर हो जाए। जब हमारा जीएसटी लॉ आया तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट था, कंसेप्ट है और कंसेप्ट रहेगा भी। इनवॉइस का कंसेप्ट हमारे यहां पे है। जब मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर में इनवॉइस, तो आप समझ जाना मैं इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, डिलीवरी चालान, सबकी बात मैं कर रहा हूं। अब ये इनवॉइस बनता कहां पर है सर? ये इनवॉइस बनता है हमारे टैली सॉफ्टवेयर पे, या हमारे बिजी सॉफ्टवेयर पे, या हमारी मैनुअल बुक्स में ये इनवॉइस बन जाता है। इस इनवॉइस का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है लॉ के अंदर। सेक्शन 31 पढ़ेंगे, वहां पे कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, नो फॉर्मेट। बट हां, ये बताया हुआ है कि इस इनवॉइस के अंदर 17 तरह की ऐसी चीजें हैं जो इनवॉइस में आनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जीएसटी लॉ आने के बाद लोगों ने आज एक इनवॉइस बनाया टैली पे, 2 दिन बाद वो गुड्स डिलीवर हो गया, रेसिपिएंट का फोन आया, भाई गुड्स मेरे पे वापस गुड्स मेरे पे आ गया है, एक काम कर तू एंट्री डिलीट मार दे, एंट्री को एडिट कर दे, एंट्री को डिलीट कर दे, एंट्री को हटा दे। बड़ी आसानी तरीके से हम टैली में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, टैली में, बिजी में, सैप में, व्हाटएवर। तो एंट्री को चेंज करना, क्योंकि जो ये एंट्री हो रही है ये आपके लेवल पे, आपकी बुक्स में हो रही है। गवर्नमेंट को लगा यहां तो लोग बड़ी चोरी चकारी कर रहे हैं, लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया एक नया सिस्टम जिसका नाम था ई वे बिल। ई वे बिल, अच्छा, ये इनवॉइस अल्टीमेटली रिपोर्ट कहां पे होता है? ये हमारा जीएसटीएन में रिपोर्ट होता है। कहां पे? हमारी रिटर्न्स में, हमारी जीएसटी रिटर्न्स में ये रिपोर्ट हो जाता है इनवॉइस। गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम जनरेट किया, ई वे बिल। और ये ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल होता है बेसिकली मूवमेंट के लिए, कि आपकी जो गुड्स की मूवमेंट है ये रिकॉर्ड हो जाए। और ये कहां रिकॉर्ड हो जाए? हमारे एनआईसी नेटवर्क है, जिसको हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं, उसके अंदर ही, उस वेबसाइट पे ये रिकॉर्ड हो जाए। तो ई वे बिल लाया गया ताकि जो इनवॉइस को आप बड़ी इजीली मैनिपुलेट कर रहे थे, ई वे बिल गुड्स के लिए लाया गया कि गुड्स की मूवमेंट एटलीस्ट ई वे बिल पे रिपोर्ट हो जाएगी, ताकि आप ये ट्रांजैक्शन को इजीली डिलीट या अल्टर ना कर पाए। अब थोड़ी सी इसमें ये थी कि ई वे बिल जो था वो सिर्फ गुड्स के लिए था, सर्विस के लिए नहीं है, सिर्फ गुड्स के लिए होता है। गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम और इंट्रोड्यूस कर दिया, ई इनवॉइस। सुना होगा आपने, बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल ई इनवॉइस, और आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइस में हम क्या करेंगे? गुड्स और सर्विस दोनों को हम रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करके रिपोर्ट भी करेंगे और एक ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। ई इनवॉइस जनरेट करेंगे और इसका जो पोर्टल है वो भी हमारा आज की डेट में एनआईसी एक संस्था है, वो ये पोर्टल संभाल रही है। और भी प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे थर्ड पार्टी के, जो कि ई इनवॉइस बनाने में हमारी सहायता करेंगे।
तो ये 3 सिस्टम ऐसे हैं, इनवॉइस, ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, जो आज की डेट में चल रहे हैं हमारे। और ये सारे के सारे सिस्टम हमारे सेल को लेकर हैं, परचेज की बात नहीं, यहां पे सबकी सेल की बात हम कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ई वे बिल क्यों लाया गया, ई वे बिल कैसे, क्या उसकी पूरी स्टोरी सुनेंगे, ई इनवॉइस की पूरी स्टोरी सुनेंगे। तो आज हमारा जो फोकस है वो है हमारा इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस को डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया बैकग्राउंड, क्योंकि यहां बैकग्राउंड समझना जरूरी है। यहां पे जो हम इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं GSTN पे, www.gst.gov पे। यहां का जो पोर्टल है वो अलग पोर्टल है, ई वे बिल का अलग पोर्टल है, और इसका जो है वो अलग पोर्टल होगा। क्योंकि अगर आप सारे के सारे पोर्टलों को मर्ज करके सारी की सारी फैसिलिटी एक ही पोर्टल पे डाल दोगे तो आपका पोर्टल बैठ जाएगा। इसलिए ई वे बिल का जो पोर्टल है वो अलग बनाया है और ई इनवॉइस का पोर्टल अलग बनाया है। इन तीनों पोर्टल को हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि इसको सेंट्रल और स्टेट दोनों यूज करती हैं, इसलिए इसको कॉमन पोर्टल, तीनों पोर्टल को कॉमन पोर्टल बोला जाता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। हमारे देश में लोग इनवॉइस अलग अलग तरह से बनाते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं बिल पे श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री महावीराय नमः। कुछ लोग बिल पे बिल नंबर यहां डालते हैं, बिल नंबर इनवॉइस नंबर नीचे डालते हैं। कुछ नंबर क्वांटिटी का फॉर्मेट अलग होता है। कोई लोग बनाते हैं हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, कोई बनाता है वर्टिकल स्टाइल में। तो हमारे यहाँ पे देश में इतनी सारी परंपराएं हैं, इतने सारे तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों का बिल बनाने का तरीका अलग अलग है। और बिल में ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, मुझे क्लास में बोलने में शर्म आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी ऐसी बातें अपने बिल पे लिख देते हैं कि आप उस बात पे काफी आपत्ति हो सकती है। तो फॉर्मेट ना होने की वजह से, फॉर्मेट यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, इस फॉर्मेट को ना होने की वजह से हम अपनी स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि स्टैंडर्डाइज हो सके थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा, ताकि हम कंपेयर कर सके किसी और के इनवॉइस को अपने इनवॉइस से, तो चीजें स्टैंडर्डाइज हो सके। और टैक्स इवेजन तो हमारा मेन पर्पस रहा ही है। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू है। चैप्टर में हम बेसिकली इन 3 पहलुओं पे डिस्कस करेंगे और इन 3 पहलुओं को अच्छे से समझेंगे। अगर मैं बोलता हूं आपको, मैंने बोला आपको बोलता हूं इनवॉइस, तो इनवॉइस के अंदर सिर्फ इनवॉइस नहीं आता, इनवॉइस के अंदर बिल ऑफ सप्लाई की बात भी मैं करूंगा आपसे, मैं आपसे डिलीवरी चालान की बात भी करूंगा, और भी चीजें हैं उनकी बात भी मैं आपसे करूंगा। रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, डिलीवरी चालान, ये सबकी बात मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं अपने बेयर एक्ट पे, और बेयर एक्ट में समझते हैं। पहले देखते हैं इनवॉइस होता क्या है सर। ये इनवॉइस क्या होता है सर? इनवॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस। एक बेस डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप टैक्स कंप्लायंस नहीं कर सकते। तो आपके लिए बेस डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होता है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है, इसको अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू नहीं कर सकता। ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है, हमारा चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा मैंने आपको नोटिफिकेशन जो आई है चैप्टर में वो मैंने आपको लिख के दी है सारी, कौन कौन सी नोटिफिकेशन हमें पढ़नी है, और सर्कुलर भी आए हुए हैं कुछ, और एक आधी FAQ भी हम डिस्कस करेंगे, और एक हमारा ऑर्डर है। तो ये हमारा चेंजेस हैं जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बड़े इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे सर पहले आप टाइम ऑफ सप्लाई करा दो, पहले हमें वो करना है। अरे भाई साहब, जब तक तुम्हें चैप्टर समझ नहीं आएगा टैक्स इनवॉइस, ये टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप टाइम सप्लाई समझ ही नहीं सकते।
जब तक आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, टाइप ऑफ सप्लाई समझना बेवकूफी है। इसलिए इस चैप्टर को समझने के बाद आपको टाइप ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 31, वो बात करता है टैक्स इनवॉइस की। टैक्स इनवॉइस या उसको हम जीएसटी का इनवॉइस भी बोल देते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम उसको जीएसटी इनवॉइस भी बोल देंगे, तो एक ही बात है। इस सेक्शन की शुरुआत कैसे होती है जी? अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो ये चैप्टर है ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही बनाया गया है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टैक्स इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट इस चैप्टर में वो इशू नहीं कर सकता। सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकता। सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस के प्रोविजन अलग हैं, गुड्स के प्रोविजन अलग हैं। इस सेक्शन में हम गुड्स की बात अब कर रहे हैं। शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, कुछ बातें हाथ के हाथ लिखते जाओ, समझते जाओ। गवर्नमेंट ने एक बात बोली यहां पे, बिफोर। गवर्नमेंट ने बोला जी आपको जो टैक्स इनवॉइस बनाना है ना, वो पहले बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे का माल या गुड्स जाना है, संडे को जाना है या मान लो मंडे को जाना है, आज संडे है और पता है जी मंडे को बड़ा रश रहेगा, एक काम करते हैं संडे को पहले से ही इनवॉइस बना के रख लेते हैं, हम एक दिन पहले बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है बनाओ, हमें क्या दिक्कत है, एक दिन पहले बनाओ, 10 दिन पहले बनाओ, 50 दिन पहले बनाओ, इनवॉइस पहले बनाने में गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है जी? आपने इनवॉइस बनाया नहीं, आपकी जीएसटी लायबिलिटी बुक हो जाएगी, गवर्नमेंट को तो फायदा है, बल्कि क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी मिलने वाला है आपके इनवॉइस बनाने पे। तो गवर्नमेंट ने इन बिफोर वर्ड यूज किया बट आफ्टर वर्ड यूज नहीं किया। लॉ में कहीं भी आफ्टर वर्ड यूज नहीं किया इस चैप्टर में कि आप बाद में बना लेना, अरे आज संडे है आराम कर लो, मंडे बना लेना, मंडे रेस्ट कर लो, ट्यूसडे बना लेना, इंटरनेट काम नहीं कर रहा बाद में बना लेना। ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन लॉ में नहीं है। बिफोर वर्ड आपको एग्जाम के लिए याद नहीं करना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे रटा लगा लेते हैं इसमें, बिफोर ऑन, बिफोर ऑन, बिफोर ऑन। अरे भाई साहब बिफोर को भूल जाओ, पूरे लॉ में हर जगह पे बिफोर लगा देना, कहीं भी आपका आंसर सही होगा। हम बात करेंगे सिर्फ ऑन वाली। आप ऑन वाली बात याद कर लो, बिफोर तो हम लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिफोर टैक्स इनवॉइस पहले इशू करने में तो कोई दिक्कत गवर्नमेंट को है ही नहीं। तो हम ऑन की बात करेंगे, सिर्फ ऑन की बात करेंगे। बिफोर आप समझ लेना कि बिफोर तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने दो बातें यहां पे बताई, मैं आपको समझाता हूं कंसेप्ट के साथ। गवर्नमेंट ने दो केस यहां पे दिए। उन्होंने बोला जी गुड्स का जो तरीका है ना, बेटे का तरीका वो कुछ अलग होगा और सर्विस का तरीका इनवॉइस इशू करने का कुछ अलग होगा। पहली बात तो हमने समझ ली, इनवॉइस इशू रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा, कोई और नहीं करेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इसको इशू करेगा। ये बात तो हमने समझ ली। अब हम बात कर रहे हैं कौन और कब इशू होगा, जीएसटी इनवॉइस कब इशू होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम से। हमने कहा जी जो आपका गुड्स है ना, पहली बात तो ये टेंजिबल होता है। सर ऐसी बात मत करो, गलत मत बोलो, टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, इनटेंजिबल कैसे होगा? इनटेंजिबल आप याद करो, पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल अगर आप बेचते हो तो वो गुड्स में आ सकते हैं। तो टेंजिबल इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आ सकती है, इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल भी हो सकता है और टेंजिबल भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए एक बात बोली, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है, सर आप कैसी ऐसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी सी, गुड्स की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, गुड्स में मूवमेंट होनी जरूरी है, हम तो पढ़ के आ चुके हैं एक्सपर्ट लेवल पे। गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स मींस एवरी मूवेबल आइटम अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो मूवमेंट की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आप? मूवमेंट तो गुड्स में होती है।
सर गुड्स की मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ लो ने वर्ड दिया कि आपके सप्लाई, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई के अंदर जो गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है उस सप्लाई में मूवमेंट है, गुड्स की मूवमेंट नहीं है, सप्लाई की, सप्लाई में मूवमेंट है, तो हम बात कर रहे हैं। अब मान लो आप एक दुकान पे गए, आपने बोला जी मेरे को ये पेन दे दो, ये पेन आपने खरीद लिया, आप ले आए घर पे, तो ऑब्वियसली बात है ये गुड्स मूव हो रहा है, सप्लायर से आपको मूव हो रहा है, तो मूवमेंट है। तो गवर्नमेंट ने बोला मूवमेंट वाले केस में हम देखेंगे, एक वर्ड दे रहा हूं सिर्फ, रिमूवल, ऑन रिमूवल, ऑन रिमूवल। गवर्नमेंट ने बोला आपका गुड्स रिमूव हुआ, हमने इनवॉइस लगा दिया, आपका गुड्स रिमूव हुआ, हमें इनवॉइस इशू करना जरूरी है। आप एक शोरूम में गए, शोरूम के अंदर आपने एक एंट्री ली, आपने अपना सामान चूज करा, पैकिंग करवाई, उसकी पैकिंग कराने के बाद आप काउंटर पे आ गए। काउंटर पे आने के बाद आपने बोला जी मेरा बिल बना दो, तो उसने बोला भाई साहब बिल बन नहीं पाएगा, अभी हमारा प्रिंटर खराब है, आप गुड्स ऐसे ही ले जाओ कोई बात नहीं, और हमारा प्रिंटर खराब है, हम अभी बिल बना नहीं पाएंगे। आप गुड्स बाहर लेके जा रहे हो, बाहर लेके जाते ही आपको मिल गए जीएसटी ऑफिसर, वो कहते हैं क्या हो गया ये गुड्स कहां लेके जा रहे हो? अरे जी मैंने खरीदा है, वो प्रिंटर खराब है, वो गुड्स बन नहीं पाएंगे, बिल बन नहीं पाएगा, तो मैंने तो ये गुड्स रिमूव कर दे बिना बिल के। गवर्नमेंट ने बोला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जब तक आपका इनवॉइस नहीं बनेगा आप गुड्स रिमूव नहीं कर सकते। आपको रिमूवल से पहले तो अलाउड है इनवॉइस बनाना, बट रिमूवल के बाद इनवॉइस बनाना अलाउड नहीं है। सर आप वेट कर लो, यहां बाहर, अंदर बाहर वेट कर लो, शोरूम में लाइट आ जाएगी, इनवॉइस बना लेना, इनवॉइस बनाने के बाद ही आप ये गुड्स रिमूव कर सकते हो। जब तक आपका रिमूवल नहीं होगा आप यहां से हिल भी नहीं सकते। तो गुड्स रिमूवल पे हमें इनवॉइस बनाना जरूरी है। अब मैंने आपको जैसे बोला, इसके अंदर बिफोर आप ऐड कर लेना, एग्जाम में हम सारा फोकस रखेंगे ऑन पर, हम बिफोर पे बार बार बात नहीं करेंगे। बिफोर तो कोई दिक्कत ही नहीं है गवर्नमेंट को, बिफोर पे तो, बिफोर तो आप इनवॉइस कितनी बार बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमूवल पर हमें बनाना है, क्या बनाना है? बनाना है हमें इनवॉइस बनाना है। सर ये रिमूवल में और डिलीवरी में डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं डिलीवरी का और रिमूवल का। मैंने कहा जी ये गुड्स मैंने रिमूव कर दिए, जैसे मान लो मैंने आपको ये बॉल है, ये मैंने आपको कैच करवा दी, तो मैंने आपको फेंकी, आपने कैच कर ली, तो ये जो कैचिंग करी है आपने, इसको बोलते हैं डिलीवरी। मतलब डिलीवरी अलग चीज है और रिमूवल अलग चीज है। गवर्नमेंट ने बोला हम डिलीवरी का वेट नहीं करेंगे, हमने कहा जी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया कब? रिमूवल पर हो गया, और रिमूवल पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो जीएसटी का इनवॉइस बना दो और गवर्नमेंट को बता दो कि आपने जीएसटी का इनवॉइस बना दिया है, आपका जीएसटी आपके ऊपर पहुंचने वाला है। इसका मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। सर आपने पढ़ा था, अभी एक्सपर्ट लेवल पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था जी आपने पढ़ा था अपना चैप्टर वैल्यूएशन का। आई होप आपने कर लिया होगा सब लोगों ने। आपने वहां पे टर्म पढ़ी थी कि वैल्यूएशन निकालने के लिए हम देखते हैं प्राइस, पेड और पेबल। प्राइस, पेड और पेबल। हमने कहा जी प्राइस हमने तो दे दिया हो या पेबल हो, तो हम प्राइस वैल्यूएशन निकालते हैं। हमने कहा जी इनवॉइस तो बनाओगे, पहले वैल्यू तो निकाल लो, पहले इनवॉइस में डालोगे क्या, पहले वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के लिए क्या देखना है? प्राइस, पेड और पेबल। हमने कहा जी प्राइस पेबल कब होता है? जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। मैंने कहा जी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ नहीं है और आप इनवॉइस बनाने की बातें कर रहे हो, तो हम कह तो रहे हैं हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया रिमूवल पर, क्या हमें डिलीवरी का वेट करना है कि डिलीवरी उस तक पहुंच जाएगी तब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा? नहीं जी नहीं, आपने गुड्स छोड़ा इनवॉइस बन जाएगा, आपने गुड्स छोड़ा इनवॉइस बन जाएगा। कैच करने का वेट नहीं करना, वो बंदा अपने गुड्स घर ले जाएगा, घर ले जाके खोलेगा, चेक करेगा, खाएगा, फिर बताएगा जी हाँ अब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कन्वर्ट हो गया। नहीं जी नहीं, रिमूवल करा आपका इनवॉइस बन जाएगा। ये तो होगी सर एक बात।
अब हम बात करते हैं दूसरी वाली। तो मेन कंसर्न क्या है जी, रिमूवल पर हमें बनाना है, रिमूवल पे हमें बनाना है, क्या बनाना है, इनवॉइस बनाना जरूरी है। आफ्टर रिमूवल बना दोगे वायलेशन हो जाएगा, जीएसटी लॉ का वायलेशन हो जाएगा, पेनल्टी क्लॉज आपके ऊपर लग जाएंगे। अब बात करते हैं सर मूवमेंट नहीं है। हम कह रहे हैं जी हमारे गुड्स में मूवमेंट ही नहीं है, हमारा गुड्स तो बेजान है, हमारे गुड्स में हिलता ही नहीं है हमारा गुड्स। सर ऐसा कौन सा एग्जांपल है जब हमारा गुड्स हिलता ही नहीं है, हमारे गुड्स में मूवमेंट ही नहीं होती? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2-3 स्टूडेंट मिलके रहते हैं, उन्होंने एक पीजी लिया हुआ है और उन्होंने एक एसी खरीद लिया, गर्मी का टाइम आ रहा है, उन्होंने एसी खरीद लिया। एसी खरीदने के बाद अब एक बच्चा था, वो बच्चा कह रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ से, दिल्ली से मैं कहीं और जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, मैं यहाँ दिल्ली मेरा मन नहीं लग रहा। तो नया स्टूडेंट आया उसके बदले, उसने बोला था एसी लगा हुआ है, एसी लगा लगाया, मैं तेरे को अपना शेयर बेच रहा हूँ, ये वाला मैं तेरे को अपना एसी का शेयर बेच रहा हूँ। तो बच्चा बोलेगा एक काम करते हैं, मैंने तो सेक्शन 31 पढ़ा हुआ है, जब तक मूवमेंट नहीं होगी इनवॉइस बनेगा नहीं। एक काम करते हैं, एसी को पहले उखाड़ते हैं, विंडो से उखाड़ के इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसको तेरे हाथ में देता हूं, ये ले मूवमेंट हो गई। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया यार, इसकी मूवमेंट करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा हुआ दीवार पे लगा हुआ है एसी, पहले इसको उखाड़ेगा फिर कहेगा ये ले जी मूवमेंट ले ले। तो भैया लगा लगाया एसी क्या बिकता नहीं है मार्केट में? क्या लगे लगाए आइटम बिकती नहीं है मार्केट में? अब मैंने कहा जी मैं अपना घर बेच रहा हूं और मेरे घर पे एक जनरेटर रखा हुआ है ऊपर छत पे, जनरेटर। मैंने कहा जी साथ में आप ये भी ले जाओ। अब मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब ये लो, एक काम करो जनरेटर को ना मैं आपके हाथ में दूंगा, ऐसे ही लो, आप इसकी मूवमेंट दिखाते हैं। अरे भाई साहब जो चीज रखी हुई है उसको आपने रखी रखी बेच दी है, तो उसकी मूवमेंट है ही नहीं। अब मूवमेंट है नहीं तो आप रिमूवल तो करोगे नहीं, जब रिमूवल करोगे नहीं तो जीएसटी का इनवॉइस बनाओगे कब? गवर्नमेंट ने यहां वर्ड दिया मेकिंग अवेलेबल, सही वर्ड दिया है, मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी, और डिलीवरी। अब यहां डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आपने उसको बोल दिया कि आज से एसी तेरा, आज से जनरेटर तेरा, अब उसको जाके हिलाएंगे नहीं, ऐसे हिलाएंगे उसको हिलाएंगे नहीं, हम बोलेंगे ये बिना मूवमेंट के ये एसी आज से तेरा, ये जनरेटर आज से तेरा, हमने उसको अवेलेबल करा दिया, हमने डिलीवरी इसको दे दी बिना रिमूवल। तो इसको बोलते हैं विदाउट रिमूवल गुड्स। अगर आपने विदाउट मूवमेंट दिए हैं तो उस केस में हम मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी पर इनवॉइस इशू कर देते हैं, इनवॉइस इशू कर देते हैं। सर ये बहुत सिंपल केस है, तो हमें मोटा मोटा समझ में ही आया सर। अगर आपने गुड्स बाहर निकाल दिया, अगर आपने गुड्स बाहर निकाल दिया, कहां से बाहर निकाल दिया? फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, ऑफिस से बाहर निकाल दिया, रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस से बाहर निकाल दिया, ब्रांच से बाहर निकाल दिया, बाहर निकालते ही उसके ऊपर सप्लाई ये इनवॉइस का सेक्शन लग जाएगा और इनवॉइस बनाना जरूरी हो जाएगा। सर और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, सर्विस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम गुड्स को समझ लेते हैं। ये होगा पहला केस। अब एक दूसरा केस समझो। एक सप्लाई होती है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। इस चैप्टर में जो आप रिवाइज करोगे तो प्लीज चार्ट से ही रिवाइज करना, बुक से रिवाइज मत करना, चार्ट बना बना के रिवाइज करना, ज्यादा अच्छा से आप समझ पाओगे। कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होती है इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से। सर ये कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होती है? ये हमारे सामने एक संजीव ट्रेडर जो भाई साहब सीमेंट बेचते हैं, सीमेंट का काम है इनका अच्छा खासा। इनके सामने वाली दुकान पे एक कमरा बन रहा है ऊपर, और वो कमरा बन के तैयार होगा। इनके पास आए, ताऊ जी हमें सीमेंट लेनी है। तो कितनी सीमेंट लेनी है जी आपको? कह रहे हमें तो डेली लेनी है, डेली आपसे सीमेंट, हम तो आप ही से लेंगे, आप तो हमारे खास लोग लगे हमें देख के। हम देख रहे थे आपको ऊपर से, आप इतने ईमानदार आदमी हो, पूरे दिन बैठे रहते हो और बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, हम तो सारी की सारी सीमेंट आप ही से लेंगे अपने दुकान बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो एक काम करो जी, आज मेरे को 10 कट्टे दे दो सीमेंट के। कितने कट्टे?
मात्र 10 कट्टे। अरे कोई दिक्कत नहीं, 10 कट्टे ले दो जी आप सीमेंट के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सीमेंट के 10 कट्टे जो है ना उसने बुक करा दिए। कह रहे आज आप 10 कट्टे ले जाओ, उसके बाद कल हम ले लेंगे 20 कट्टे, फिर ले लेंगे 30, फिर 50। धीरे धीरे हम आपसे डेली बेसिस पे सीमेंट के कट्टे उठाते रहेंगे। उसने बोला जी इसका बिल बनेगा, हमने भी लॉ पढ़ रखा है, रिमूवल पे बिल बनता है, हर एक रिमूवल पे बिल बनेगा इसका। तो उसने बोला भाई साहब देखो अपना तो खास प्रेम करना है आपसे, ये सारी बिल्डिंग के सीमेंट आपसे लूंगा मैं, आप डेली डेली का है ना बिल मत बनाओ, डेली डेली बिल बनाओगे, डेली पेमेंट लोगे। एक काम करो सर, आप हमारे से 15 दिन में एक बार 15 दिन में एक बार हिसाब कर दो। अब डेली आप 10 कट्टे भेजोगे, फिर 1 घंटे बाद 20 कट्टे, फिर 1 घंटे बाद 40 कट्टे, फिर 1 घंटे बाद 50 कट्टे। डेली डेली आप हर रिमूवल पे बिल बनवाओगे, आपको भी दिक्कत है और हमें भी दिक्कत है। तो आप हमारे से ठेका कर लो, हम आपसे 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में हम आपसे हिसाब कर लिया करेंगे। आप हमारा बिल महीने के एंड पे बना देना। क्या बोला जी? महीने के एंड पे बिल बना देना हमारा इनवॉइस। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, बना दूंगा बिल आपका मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कह रहे आप कुछ नहीं, आप मेरे को एक काम करना, आप मेरे को एक पर्चा बना के दे देना। पर्चा क्या होता है जी? ये सर आप मुझे एक पर्चा दे देना, उसमें लिख देना कि भाई साहब मैंने पूरे 15 दिन में मैंने आपको क्या क्या दिया है, इसका मुझे आप पर्चा बना के दे देना। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, पर्चा बना के दे दूंगा आपको। इस पर्चे को मैंने नाम दिया है, जो पर्चा बना के इस भाई साहब ने दिया कि पूरे 15 दिन में मैंने आपको 250 कट्टे बेचे हैं, तो इस पर्चा बना के जो दिया ये इनवॉइस नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब इनवॉइस नहीं बना रहे। क्या बना रहे हैं आपको? ये आपको दे रहे हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट। मैंने एक वर्ड यूज किया, सक्सेसिव स्टेटमेंट। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जिस स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है कि मैंने आपको पिछले 15 दिनों में 250 कट्टे सीमेंट के बेच दिए। मैं आपको स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं। तो लॉ ने कहा जिस दिन आपने स्टेटमेंट बनाई, जिस दिन आपने ये स्टेटमेंट बनाई, उस दिन हम मान लेंगे इनवॉइस इशू कर दो। कौन सा इनवॉइस? सर जीएसटी का इनवॉइस। क्या हम जीएसटी पढ़ रहे हैं? सर हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी की बातें करेंगे। तो जीएसटी का टैक्स इनवॉइस बना दो जिस दिन आपने स्टेटमेंट बनाई। गवर्नमेंट ने बोला कि आपके गहरे संबंध होने के नाते, आपका रेकरिंग नेचर होने के नाते हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप हर रिमूवल पे इनवॉइस मत बनाओ। प्रिंटिंग कॉस्ट लग जाएगी, प्रिंटर लगेगा, अकाउंटेंट की कॉस्ट लगेगी। आप जिस दिन सक्सेसिव स्टेटमेंट दोगे, पर्चा बना के दोगे, उस दिन आप टैक्स इनवॉइस बना दो। ये एक रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो प्रेम प्यार से रेकरिंग बेसिस पे काम करते हैं। इस कंटिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन हमारे लॉ में दी हुई है। इसको मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं एक बार। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ के मैं दिखा देता हूं। ये डेफिनेशन लॉ में दी हुई है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की। गवर्नमेंट कहती है जी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? इट मींस, मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, अ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है। एग्रीड मतलब हमारा प्रेम है या हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है। हमने कहा जी हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम ये सप्लाई रेकरिंग करेंगे और बिना रिमूवल, मतलब रिमूवल तो करेंगे बट बिना इनवॉइस के रिमूवल करेंगे। दूसरी बात मैंने बोली जी ये रेकरिंग बेसिस पे रहेगी। पहली बात एग्रीमेंट है, दूसरी बात ये रेकरिंग रहेगी। अब मान लो एक बंदा आया, भाई साहब मेरे को ना 10 किलो सीमेंट दे दो। यार ले जा भाई। कह रहा बिल बाद में दे देना जी, बिल अभी नहीं लीजिए। वो कह रहा क्यों? अरे हमारा तो प्रेम है आपस में, हम तो पड़ोसी हैं आपके। अरे पड़ोसी तो हो पर तू तो आज जाएगा और कल लेके नहीं आएगा सीमेंट। आज सीमेंट लेगा कल लेगा नहीं, फिर परसों भी नहीं लेगा। तेरा काम रेकरिंग नहीं है, तू तो कैजुअल आदमी है।
आज सीमेंट यहां से ली, कल वहां से ली, परसों वहां से ली रेट चेक करके, तो तेरा रेकरिंग काम नहीं होगा, उसको हम कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मानेंगे। उस केस में क्या होगा जी, रिमूवल पर ही 10 किलो की सीमेंट के रिमूवल पर ही आप इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, एग्रीमेंट होना चाहिए और रेकरिंग नेचर होना चाहिए। एग्रीमेंट चाहे आपका ओरल हो चाहे आपका रिटर्न में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप गुड्स पाइप से दे रहे हो, केबल से दे रहे हो या अदरवाइज दे रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट पीरियोडिक बेसिस पे आप इनवॉइस इशू कर रहे हो। आपको इनवॉइस पीरियोडिक बेसिस पे इशू करना है। पीरियड मेंशन नहीं किया लॉ में कि 15 होगा, 30 होगा या 45 डे होगा, ऐसा कोई पीरियड लॉ में मेंशन नहीं है। एज पर योर एग्रीमेंट आप ये काम कर सकते हो। ये तो बात होगी जी सक्सेसिव स्टेटमेंट के लिए बात लॉ में लिखी हुई है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल और लॉ चेंज करता हूं। हमारे सामने ये बंदा न्यूज़पेपर बेचता है और ये क्या करता है, न्यूज़पेपर का बंडल बना के 6 बजे, सुबह 6 बजे ऐसे उड़ा के फेंक देता है बालकनी में। और उसके बाद एक बंदा आगे बोले, अरे भाई साहब ये इनवॉइस तो ले लो 6 बजे, क्योंकि रिमूवल कर रहा हूं, इस अखबार का रिमूवल कर रहा हूं। रिमूवल पे क्या है, इनवॉइस बनाना जरूरी है। तो 6 बजे घंटी बजाएगा कि सर आपका लेके आए हो पंजाब केसरी 5 रुपए का, इसका रिमूवल कर रहा हूं, ये लो इसका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस। अरे भाई सोने दे यार, क्यों तंग कर रहा है मेरे को सुबह सुबह। ये कंटिन्यूस सप्लाई है, बाद में दे दियो इनवॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी आफत आ रही है। तो इस तरह के कंटिन्यूस सप्लाई, ये भी क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो गया कि आप मेरे को डेली न्यूज़पेपर दोगे। एग्रीमेंट हो गया, डेली मतलब रेकरिंग है, तो आप मुझे कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हो। आप रिमूवल पे इनवॉइस मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एक स्टेटमेंट दे देना, कह रहा भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये कह रहा भाई सही भाई कह रहे हैं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, पर्चे नहीं आते बनाने मेरे को ना तो पता ये क्या होती है सक्सेसिव स्टेटमेंट, ना मुझे ये पता कि ये पर्चे क्या होते हैं। मैं तो आपसे महीने के महीने बेल बजाऊंगा आपकी और पेमेंट आपसे मांग लूंगा। मुझे तो पेमेंट दे देना आप बस, मुझे पेमेंट से मतलब है, मुझे ये फालतू की बातों से मतलब नहीं है। सक्सेसिव स्टेटमेंट ये वो, गवर्नमेंट ने एक नया वर्ड ऐड किया, गवर्नमेंट ने बोला और पेमेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से एज द केस में बी। गवर्नमेंट ने ये नहीं लिखा विच एवर इज अर्लियर, गवर्नमेंट ने बोला एज द केस में बी। आप एग्जाम के समझ सकते हो कि हाँ विच एवर इज अर्लियर, या तो आपने स्टेटमेंट दे दी हो, पर्चा दे दिया हो, या आपने पेमेंट रिसीव कर ली हो, तो आपको बिल बनाना जरूरी है। रिमूवल को भूल जाओ क्योंकि आपका प्रेम है, आपका रेकरिंग नेचर है। बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्या गलती करते हैं, वो पहले ना ये ढूंढना शुरू कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में रिमूवल है, हमारे क्वेश्चन में रिमूवल नहीं है, हमारे क्वेश्चन में रिमूवल है, हमारे क्वेश्चन में रिमूवल नहीं है। अरे भाई साहब इसको उल्टा पढ़ना है ऐसे, जो चीज ज्यादा स्पेसिफिक है पहले उसको पढ़ो। तो पहले आपको एग्जाम में पहले ये चेक कर लेना अपना, कि पहले ये चेक कर लेना कि ये कंटिन्यूस सप्लाई है या नहीं है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो 2 बातें पूरी होनी चाहिए, रेकरिंग नेचर और आपका प्रेम, आपका एग्रीमेंट। अगर ये 2 बातें पूरी हो रही हैं तो आप देखना सक्सेसिव स्टेटमेंट दे रहा है बंदा, मतलब सीमेंट वाला दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो उस डेट को मान लेना आपको इनवॉइस इशू करना है। पहले की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले तो आप जितना मर्जी कर लो। उसके बाद अगर वो आपको स्टेटमेंट पर्चा नहीं दे रहा तो जिस दिन वो आपसे पैसे ले रहा है पेमेंट के, उस दिन मान लेना आपको इनवॉइस इशू करना है। जब आपका ये स्टेप पूरा हो जाए सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे, उसके बाद आप इस स्टेप पे आना, उसके बाद आप इस स्टेप पे आना। आप क्या करोगे, आप ऐसे करके ऐसे जाओगे, आपको ऐसे करके ऐसे आना है दोस्तों। पहले स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ना, फिर जनरल वाले क्लॉज पे आना है। ये बात हो गई कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं जी, गुड्स
गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। हैंडराइटिंग मेरी बड़ी खराब है, उस पर मत जाना, बस समझो कंसेप्ट को। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका एक भाई है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक बार वो अपने भाई को ऑफिस लेके आया, उसका कोई मैटर था कॉपीराइट का और पेटेंट राइट का। तो मैंने बोला बेटा आप क्या करते हो? कह रहा अंकल जी मैंने अंकल जी नहीं भैया बोलो। कह रहा भैया मैंने ना एक रोबोट बनाया है, रोबोट। मैंने कहा अच्छा क्या करता है वो? कह रहा सर वो रोबोट ना क्या करता है अंकल, वो रोबोट क्या करता है, वो ना मैं लगा दूंगा रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि आजकल कोविड के टाइम में ना क्या हो रहा है, लोग जा नहीं रहे, रेस्टोरेंट जा नहीं रहे, वहां पे वेटरों से लोग डर रहे हैं कि वेटर के कोई कोविड ना हो। तो रोबोट क्या करेगा, वो रोबोट क्या करेगा, उसको लगा दूंगा मैं रेस्टोरेंट के अंदर, वो ऐसे खड़ा हो जाएगा और वो अपने आप आपको पानी सर्व करेगा, कस्टमर्स को अपने आप ही खाना सर्व करेगा, जो आप उसको रखोगे वो जाके सर्व करके आ जाएगा कस्टमर्स को। अरे माँ, मैंने कहा बड़ी चीज बनाई है तूने तो। कह रहा मैंने 2 बनाए हैं, अभी 2 रोबोट बनाए हैं और मैंने 2 अलग अलग शॉपकीपर्स को, रेस्टोरेंट को दे दिए हैं। वो रेस्टोरेंट 1 रेस्टोरेंट 2 को मैंने वो दे दिए हैं और वो चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, ये रोबोट कामयाब है कि नहीं है। पता लगा उसने पानी लिया, रोबोट ने उसके मुंह पे जाकर मार दिया कस्टमर के। कस्टमर कह रहा है ये क्या रोबोट है, ये इससे सब तो इंसान ही अच्छा था। तो उसकी टेस्टिंग चल रही है सर, अभी उसकी अप्रूवल नहीं आई है, क्योंकि मैंने ये नया काम शुरू किया और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो अभी अप्रूवल नहीं आई है। मैं अप्रूवल का वेट कर रहा हूं, जिस दिन अप्रूवल आ जाएगी। मैंने कहा बात ठीक कह रहा तू, तो क्या बताओ इस बंदे को गुड्स रिमूव, अब इसने रोबोट रिमूव कर दिया है, क्या रोबोट को रिमूव करने पे गवर्नमेंट जीएसटी मांग ले? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतने ज्यादा हम वो नहीं है, सेल्फिश नहीं है। बेचारे का अभी अप्रूवल हुआ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ तो वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि जीएसटी पेबल, वैल्यू पेबल और पेड होनी चाहिए, वैल्यू निकालोगे नहीं तो इनवॉइस में डालोगे क्या? तो भाई साहब तो ये गुड्स अप्रूवल के लिए गया है, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ये सेल हुई नहीं है। तो मैंने पूछा आगे बताओ आगे क्या हुआ? कह रहा सर एक रेस्टोरेंट ने मुझे कॉल पे बता दिया 2 महीने बाद कि मुबारक हो, आपका जो ये रोबोट है अप्रूव है, हम आपको ये रोबोट के पैसे दे देंगे, आज से हम इसका खरीद रहे हैं। तो ये फोन आया सर मेरे को 2 महीने बाद। मान लो ये फोन आया मेरे पास 3 मार्च 2021 को, ये फोन आ गया, कॉल आया मुझे। मैंने कहा क्या करा आपने? कह रहा सर मैं तो खुशी से फूला नहीं समाया, मैंने तो हाथ की आती टैक्स इनवॉइस काट दिया, हाथ की आती टैक्स इनवॉइस काट दिया। मैंने क्यों? कह रहा सर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, मेरी सेल कन्वर्ट हो गई, और मैंने जो गुड्स ट्रांसफर किया था उसका वहां से फोन आ गया कि सप्लाई कंप्लीट हो गई। सप्लाई कंप्लीट हो गई तो मैं क्या बात का वेट करूं? मैंने तो ईमानदारी टैक्स इनवॉइस काट दिया। मैंने कहा तूने लॉ का पालन कर लिया, सेक्शन 31 में ये लिखा हुआ है। कह रहा सर ये बंदा तो बड़ा निकट्टू आदमी है, ये बड़ा चालाक है, ये कह रहा है मैं पूरा इसको यूज करूंगा 1 साल तक, तब जाके मैं तेरे को पैसे दूंगा इसके रोबोट के। मैंने कहा ये तो बड़ा गंदा आदमी है यार। गवर्नमेंट निकाला इतना वेट हमारे से नहीं होता, यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर कह रहा है इतना वेट हमारे से नहीं होता, हमने तेरा इतना वेट कर लिया 2 महीने तक, और तेरा जो गुड्स अप्रूवल के लिए गया था वो 2 महीने बाद बिका है, तब भी हमने जीएसटी नहीं मांगा हमने। अब यहाँ पे हम 6 महीने का वेट करेंगे, गुड्स अप्रूवल के केस में 6 महीने का वेट करेंगे। अगर 6 महीने तक आपका अप्रूवल नहीं आया तो हम मान लेंगे 6 महीने बाद कि आपका गुड्स सप्लाई हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो एक काम करो, अब इनवॉइस फटाफट इशू कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर पेनल्टी क्लॉज लगा देंगे। तो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल पे या तो आपका सप्लाई एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई हो, या 6 महीने जो भी पहले है उसमें से जो भी पहले है हम टैक्स इनवॉइस हमें इशू करना पड़ेगा। ये बात भी लिखी हुई है हमारे सेक्शन में। तो गुड्स वाले केस में 4 केस बन गए हमारे सामने। पहला मूवमेंट है रिमूवल,
बिफोर तो पहले लगेगा लगेगा। दूसरा केस है मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। तीसरा केस है कंटिन्यूस सप्लाई में अगर आपने सक्सेसिव स्टेटमेंट दे दी और ये स्टेटमेंट क्या इनवॉइस है, नहीं सर ये तो कच्ची पर्ची है कि इतने किलो का माल हमारा पहुंच गया है, तो आपने जब स्टेटमेंट दे दी है तो हम उस दिन आपका जैसे इनवॉइस इशू करवा देंगे, या आप पेमेंट ले ली है तो आपका इनवॉइस इशू करा देंगे। गुड्स सेंड के अप्रूवल के बेस पे हम क्या करेंगे, हम जिस दिन आपका सप्लाई एक्चुअली में हो गई उस दिन और 6 महीने जो भी पहले है हम आपका टैक्स इनवॉइस इशू करवा देंगे। तो इसको आप यहां से पढ़ लेना, ये मैंने दिया हुआ पेज नंबर 6 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। इसको आप लिंक करेंगे जब हम करेंगे चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया, जो मैंने चार्ट बनाया है ये, तो समझ लो आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बड़े आसानी से। इस चार्ट को आप कहीं बेडरूम में, कहीं अपने किचन में या कहीं भी लगा लेना, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चार्ट बार बार रिवाइज करना है और इसको चार्ट को लर्न करना है। ये बहुत जरूरी चार्ट है कि कब हमारे को इनवॉइस इशू करना होता है। हमने गुड्स की बात कर ली है सर, गुड्स की बात हमने कर ली है। गुड्स वाले केस में अगर मूवमेंट है तो रिमूवल बिफोर हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी पे या मेकिंग अवेलेबल पे। एग्जांपल लिख लो इसमें, एसी वाला और जनरेटर वाला। और अगर हमारी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें 2 बातें देखनी है, आपका एग्रीमेंट हो और रेकरिंग बेसिस पे हो तो सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर या एज द केस मे बी। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल में क्या करना है हमें, गुड्स सेंड ऑन रिटर्न बेसिस पे क्या करना है। एग्जांपल लिख लो रोबोट। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें करना है हमारे को बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई यानी एक्चुअल सप्लाई, या फिर 6 months विच एवर इज अर्लियर। ये हमारा केस हो गया गुड्स वाला। अब हम बात कर लेते हैं सर्विस की। लेट्स टॉक अबाउट सर्विस। तो मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है या कंटिन्यूस सप्लाई, हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम कुछ गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस का टाइम बता देंगे कि टाइम हम बढ़ा भी सकते हैं। जो आपका रिमूवल वर्ड है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फ्यूचर में हम चेंज कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास पावर है। तो ये हमारा हो गया गुड्स की बात खत्म। अब हम बात करते हैं सर्विस की। सर्विस प्योरली इंटेंजिबल होती है, कभी भी टेंजिबल नहीं होती और वो कभी दिखाई नहीं देती, टच नहीं कर सकते। तो उसके जो रूल है वो थोड़े अलग है। गवर्नमेंट ने सर्विस के रूल क्या बनाए, इसको हम यहां से पढ़ेंगे। हम क्या रूल बनाए। तो सर्विस के केस में हमें पढ़ना है, बैंकिंग कंपनी के केस में गवर्नमेंट ने बोला 45 दिन के अंदर। सर ये 45 दिन कहां से, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर अंदर बैंकिंग कंपनी को इनवॉइस इशू करना होता है। यहां पे लिख लो MCQ, यहां से MCQ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अदर सर्विस में क्या होगा, अदर सर्विस में टाइम दिया है 30 दिन का। पहले करने की कोई दिक्कत नहीं है, लॉ के अंदर पहले तो आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट 30 दिन के अंदर करनी है। और 30 दिन कहां से गिनने हैं, डेट ऑफ सप्लाई से। तो डेट ऑफ सप्लाई से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ा एग्जांपल। अब मान लो एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, और ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद टाके लगा रहा है वो, उसने लास्ट टाका काटा, सर्विस कंप्लीट हो गई। उसके बाद जीएसटी वाले आ रहे हैं, कह रहे भाई साहब टाका तो बाद में लगाना, पहले जीएसटी इनवॉइस काटो इसका। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका,
ये इनवॉइस काटने का टाइम नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है बंदे का, बंदा मरने की हालत में है, तुम कह रहे हो इनवॉइस काटो जीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने बोला सर्विस वालों को थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, अब लेक्चर कंप्लीट करा, मैं कह रहा हूं जी जीएसटी इनवॉइस काटो इनका सब बच्चों का। तो जीएसटी इनवॉइस सर्विस वाले केस में 30 दिन बाद काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विस वाले को जल्दी इनवॉइस काटने की जल्दी बहुत मुश्किल होता है कि वो उस टाइम पे इनवॉइस काटे। वो सर्विस देगा या इनवॉइस काटेगा। तो 30 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने कहा। गुड्स वाले केस में कोई छूट नहीं है, गुड्स वाले केस में तो आपने गुड्स निकाला, इनवॉइस साथ साथ काट दो। तो ये हो गया हमारा सर्विस वाला केस। यहां पे भी केस है हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का, बट यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल से लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मैडम है, उनकी शादी तय हो गई और उनकी शादी थी 2 महीने बाद। उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर से कांटेक्ट किया कि मेरे को फेशियल सब कराना है, तो मुझे एक ठेका दे दो आप पूरा का पूरा, और मैं सारे चीजें आपसे ही कराऊंगी, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, वो ये सब कुछ आपसे कराऊंगी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा प्रेम प्यार रहेगा, जब तक आपकी शादी नहीं होती हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको इतना चमका देंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड भी आपको पहचान ना पाए। बहुत अच्छी बात है, चमका दो मेरे को। तो क्या हुआ, इनका कांटेक्ट हो गया ब्यूटी पार्लर से। अब ब्यूटी पार्लर ने इनको बुलाया पहली सिटिंग के लिए। पहली सिटिंग हुई, दूसरी सिटिंग हुई, थर्ड सिटिंग हुई। अब बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है? अब मैं बात कर रहा हूं सर्विसेज की। तो इसलिए मैडम सीए कर रही थी, इन्होंने बोला जी मैडम ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी, कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी। तो इस ब्यूटी पार्लर वाले बंदे ने बोला क्यों नहीं होगी, गुड्स में तो होती है। अगर आपका प्रेम है या आपका रेकरिंग नेचर है तो कंटिन्यूअस सप्लाई होती है गुड्स वाले केस में। तो मैडम ने बोला एक काम करते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लॉ के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है अगर पढ़ लेते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि वहां पे लॉ में क्या लिखा हुआ है। ये लिखी हुई है आपके सामने डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। कह रहे जी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ रेकरिंग नेचर एग्रीड फॉर एक्सीडिंग 3 मंथ्स, फॉर एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई 3 महीने से ज्यादा की है तो ही वो कंटिन्यूअस सप्लाई बनेगी, अदरवाइज कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं बनेगी। सर ऐसा वाला केस गुड्स में क्यों नहीं था? अरे गुड्स में इसलिए नहीं था, गुड्स थोड़ा सा टेंजिबल नेचर के ज्यादा होते हैं, वहां पे 3 महीने का कंसेप्ट नहीं चलता। वहां तो कहने जी आप हमारे को हाथ के आती 1 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन भी आप कंटिन्यूअस सप्लाई कर सकते हो। सर्विस वाले केस में कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए, तभी हम आपको कंटिन्यूअस सप्लाई का बेनिफिट देंगे। तो इस बहन जी ने बोला, इस बंदे ने बोला इसको, यार एक काम कर, तू अपनी शादी 1 महीना एक्सटेंड कर ले तेरी शादी 2 महीने बाद है, एक काम कर तू अपनी शादी कर ले 3 महीने प्लस। तेरे दिमाग खराब हो गया, तो तेरे कंटिन्यूअस सप्लाई के चक्कर में मैं अपनी शादी बढ़ा लूँ आगे, शादी का नहीं लेगा। तो सिंपल बात है मैडम, हमारे को आपको बिल काटना पड़ेगा हर सर्विस पे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है। और कंटिन्यूअस सप्लाई होने के लिए क्या चाहिए? एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो इस तरह की सर्विस कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस नहीं होगी, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा की सर्विस नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल सर्विस ट्रीट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। ये बच्चा है, ये अपने बाल कटवाने गया सलून के पास, और वो कह रहा है अंकल जी मैं आपसे हर महीने बाल कटवाऊंगा, और कटवाऊंगा अगले 4 महीने तक लगातार आपसे कटवाऊंगा बाल, और मुझे आप पैसे इकट्ठे ले लेना, मेरे से बार बार पैसे मत लिया करो, पापा पॉकेट मनी देते नहीं है मेरे को। कह रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तेरे से मैं 6 महीने तक पैसे नहीं लूंगा, 6 महीने तक हम रखेंगे हिसाब अपना, 6 मंथ्स तक एक कर लेते हैं एग्रीमेंट कि हम तेरी कटिंग करेंगे 6 महीने तक, हमारी ये रहेगी कंटिन्यूअस सप्लाई। हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम रेकरिंग नेचर का काम कर रहे हैं। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्योंकि एग्रीमेंट 3 महीने से ज्यादा का है तो इसको हम
कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं जी, केबल टीवी। केबल टीवी लगवा लिया आपने, आपका बिल आ रहा है रेगुलर, पेमेंट आपसे लेके जा रहा है वो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। और एग्जांपल लेते हैं जी, आपका मोबाइल का बिल। आपका जो मोबाइल का बिल होता है वो आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। आपका एग्रीमेंट हो गया एयरटेल से या वोडाफोन से, और वो एग्रीमेंट आपका रेकरिंग नेचर का है, तो आपका ये हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस पे नॉर्मल सर्विस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई के प्रोविजन लगेंगे। तो ये सारे एग्जांपल हैं जहां पे आप 3 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट करते हो, तभी उस एग्रीमेंट को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ये मैडम जो जिसकी शादी 2 महीने बाद है, इनको कंटिन्यूअस सप्लाई का बेनिफिट, जो इनवॉइस का बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। अब समझते हैं हम ये इसका लॉ क्या है। समझते हैं इसका लॉ क्या है। ये इसका लॉ है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमने कहा जी सक्सेसिव स्टेटमेंट लेके आओ, सक्सेसिव स्टेटमेंट लेके आओ। गवर्नमेंट ने बोला यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं चलती। गुड्स वाले केस में तो पर्चा बना के देते हैं हम कि जी हमने 50 कट्टे दे दिए आपको, बट यहां पे सर्विस वाले केस में सारा मैटर अटका होता है पेमेंट पर। सारा मैटर अटका होता है पेमेंट पर। हमने कहा जी आपकी ड्यू डेट डिसाइडेड है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमारा एयरटेल का बिल देख लो आप। हमारे एयरटेल के बिल में, जो हमारा एयरटेल का बिल आता है, उसके अंदर हमारी ड्यू डेट डिसाइड होके आती है। हमारी ड्यू डेट डिसाइड होके आती है कि ये हमारी ड्यू डेट है। तो गवर्नमेंट ने बोला एयरटेल वालों सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से एयरटेल वालों, आपको इस ड्यू डेट पर इनवॉइस काटना जरूरी है। सर ड्यू डेट पे काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर पेमेंट करेगा ही नहीं। तो भाई साहब पहले काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर करने में तो हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। हमने कहा जी बिफोर टैक्स इनवॉइस पहले काट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर आपका टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो ड्यू डेट पे टिकी है, और ड्यू डेट पे टिकी है इसलिए इसका इनवॉइस ड्यू डेट से पहले इशू हो जाना चाहिए। क्लियर है जी? तो यहां पे आप लिख लो, एग्जांपल लिख लो आप यहां लिख लो मोबाइल बिल। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल। सर इसका एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल है लिफ्ट की मेंटेनेंस। अब आपके घर में एक लिफ्ट लगी हुई है और उसकी लिफ्ट का मेंटेनेंस का खर्चा है मान लो 1200 रुपए पर मंथ। और वो लिफ्ट वाला जो बंदा है बेचारा ऐसी गरीब आदमी है, वो कहता है सर मेरे को ड्यू डेट का कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपका जब मन करेगा महीने की 5 तारीख के बाद मैं कभी भी आपके पास आ जाऊंगा, मुझे 1200 रुपए आप कैश में पकड़ा देना बस। मुझे ये ड्यू डेट समझ नहीं आती, मैं तो देसी आदमी हूं, मुझे तो नहीं पता जी ये 10 तारीख का क्या होता है। मैं तो आप बस 5 तारीख कभी भी आ जाऊंगा, 7 को आ जाऊंगा, 6 को आ जाऊंगा, 3 को आ जाऊंगा, मुझे तो आप बस पेमेंट कर देना, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला यस ये कंटिन्यू सप्लाई तो है, क्योंकि लिफ्ट की मेंटेनेंस आप रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे ले रहे हो, एग्रीमेंट के साथ ले रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट ने कहा पेमेंट पर, जब पेमेंट आपको मिलेगी भाषा, जब पेमेंट मिलेगी पेमेंट वाले दिन आप बिल इशू कर देना, पेमेंट वाले दिन अपना बिल इशू कर देना। उसने बोला पहले कर दो कोई दिक्कत है, पहले की तो कोई दिक्कत हमारे लॉ में है ही नहीं, पहले कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट वाले दिन तो ये इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां ड्यू डेट का चक्कर ही नहीं है, तो पेमेंट को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। चलो जी आगे चलते हैं, और क्या केस है, पेमेंट टू लिंक ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। कंप्लीशन ऑफ इवेंट, एक बंदे की शादी थी, उसने बैंकेट हॉल बुक कर लिया, और बैंकेट हॉल का जो किराया था वो था, मान लो किराया था 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 4 लाख तो इन्होंने दे दिया एडवांस में, और 1 लाख रुपए भी होल्ड करके रखे हैं।
शादी शुरू हो गई, शादी में वरमाला हो गई, सारे हलवाई लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब फेरे होने लग रहे हैं, फेरे होने शुरू हो गए। और यहाँ पे खड़ा हुआ है बैंकेट वाला, बैंकेट वाले ने खड़ा हुआ अकाउंटेंट को बोला इधर तू भी खड़ा रहे, यहाँ पे खड़ा रहे, यहाँ पे देखता रहे। जैसे ही लास्ट फेरा लिया, सातवां फेरा लिया, सातवां फेरा लेते ही शादी हो गई, शादी हो गई, इवेंट कंप्लीट हो गया। कह रहा जी इसका बिल बनाओ फटाफट। अकाउंटेंट को बोला बिल बनाओ फटाफट। उन्होंने बोला क्या हो गया सर, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? अब तो दिखता नहीं है, इवेंट खत्म हो गया है, शादी का मेन पर्पस सॉल्व हो गया, शादी कंप्लीट हो गई है, शादी का इवेंट खत्म हो गया है, सातवां फेरा हो गया है, सातवां फेरा खत्म हुआ, इवेंट खत्म हुआ। क्योंकि हमारा बैंकेट हॉल इवेंट बेस पे चलता है। जैसे इवेंट खत्म हुआ, जैसे इवेंट खत्म हुआ, हम आपको बिल इशू करके दे देंगे। बात समझ रहे हो? अब एक बंदा है, उसने बोला जी सातवां फेरा तो हो गया, बट अभी हमारे मेहमान गए नहीं है, अभी तो हम वेट करेंगे, पेमेंट आपको हम तब बाद में देंगे। तो जैसे इवेंट खत्म होगा, जैसे इवेंट खत्म होगा, हमें एक इनवॉइस काट के देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। हम 30 दिन का वेट नहीं करेंगे कि हम आपको बिल देंगे 30 दिन बाद। अरे भाई साहब इवेंट खत्म हुआ, आज हुआ है तो आज ही बिल काटो, आज ही बिल कटेगा, या पहले काट लो बिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, इवेंट बेस्ड सर्विस पे आपको इवेंट खत्म होते ही या उससे पहले आपको बिल इशू करना होता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे सर्विस के। पेमेंट की ड्यू डेट अगर है तो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट नहीं है तो पेमेंट वाले दिन, और अगर इवेंट बेस है तो इवेंट कंप्लीट होने पर हम सर्विस मान लेंगे, और सर्विस मान लेंगे तो हम क्या करेंगे जी, उसके ऊपर इनवॉइस इशू कर देंगे। अब सुन लो एक लास्ट कहानी, बस एक लास्ट कहानी सुन लो। हमने अपने बिल्डिंग का पेंट करवाया और पेंट का ठेका दे दिया हमने पेंटर को बोला भाई साहब हमारे 4 कमरे हैं, हमारे 1 2 3 6 कमरे हैं, हमारे 6 के 6 कमरों में पेंट कर दे और मैं आपको दूंगा 6,000 रुपए। पेंटर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, पेंट कर देंगे आपका, पेंट ऐसा करेंगे आप चमक जाएगा पेंट कमरा घर आपका। तो उसने इस कमरे में पेंट करा, इस कमरे में पेंट करा। ऑनर ने रिव्यू किया कि यार ये पेंट तो बड़ा गंदा कर रहा है, क्वालिटी नहीं इसकी, कभी इधर छिटे पड़े हैं, कभी छिटे पड़े ना कोई क्लैरिटी है, ना कोई सिदाई है, ना कोई पॉलिश है, कोई मजा नहीं आया पेंट करने में। तो उसने बुलाया पेंट वाले को कि भाई क्या कर रहे हो, आपकी लेबर अच्छी नहीं है। कह रहा है भाई साहब लेबर अच्छी नहीं किया कि आपकी क्वालिटी, पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है आपकी। तो फाइनली इसने बोला कि काम कर यार, तूने 2 कमरे का पेंट कर लिया है, अब तू 2 कमरे के पैसे ले अपने, 2,000 रुपए ले अपने और चल यहां से, अब निकलता बन। उन्होंने बोला क्यों हुई, क्या हो गया ऐसा? कह रहा 2,000 रुपए क्यों दे रहे हो आप मेरे को? कह रहा 6,000 रुपए तेरे को दिए थे हमने 6 कमरे के लिए, तूने 2 कमरे कंप्लीट कर लिए हैं, तो 2,000 रुपए के पैसे ले और चल यहां से, उसका बिल दे हमें। बोला बिल कैसे दे दूं सर आपको, हमारी सर्विस तो कंप्लीट ही नहीं हुई है। सर्विस तो कंप्लीट हुई नहीं है मेरी, अभी तो मैं सारे 4 कमरे पूरे करूंगा तब सर्विस कंप्लीट होगी। गवर्नमेंट ने बोला सर्विस कंप्लीट तो हमारी होगी नहीं, तो आपस में लड़ते रहोगे। एक काम करो, 2 कमरे का जीएसटी तो हमें दे दो, 2 कमरे का इनवॉइस बना दो, जितनी सर्विस कंप्लीट हुई है उतना तो इनवॉइस दो हमारे को। ये बात लिखी हुई है यहां पे इस सेक्शन के अंदर। कह रहे जी आपने यहां एग्जांपल लिख लो पेंट, यहां पे हमने एग्जांपल में लिखा है अगर आपने सर्विस को पहले ही खत्म कर दिया है, सीज कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है, आपने सर्विस को पहले ही खत्म कर दिया है, तो जितना आपने खत्म कर दिया है उतने का बिल बना दो, उतने का बिल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये हमारा सारे प्रोविजन हो गए गुड्स के और सर्विस के, जहां हमने पढ़ा टाइम मतलब इनवॉइस कब इशू करना होता है। गुड्स वाले केस में 4 केस पढ़े हमने। पहला, मूवमेंट है तो रिमूवल पर, मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, कंटिन्यूअस सप्लाई है तो सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट, और फिर लास्ट में गुड्स सेंड और अप्रूवल में सप्लाई, एक्चुअल सप्लाई और 6 months विच एवर इज अर्लियर। सर्विस में पढ़ा हमने बैंकिंग कंपनी में 45 दिन, अदर वाले केस में 30 दिन। कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या पढ़ना है हमारे को, अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट से पहले, अगर ड्यू डेट नहीं है पेमेंट है तो पेमेंट वाले दिन,
अगर आपका पेमेंट लिंक है इवेंट से तो इवेंट वाले दिन, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म हो गया है तो उस दिन हमें इनवॉइस इशू करना है। सर हमें इसको पढ़ना किस ऑर्डर में है? हमें पढ़ना है इसको उल्टे ऑर्डर में। हमें इसको यहां से पढ़ के यहां लेके जाना है एग्जाम में। कभी आप एग्जाम में सोच लग जाओ ये बैंकिंग कंपनी है, इस केस में तो हम फटाफट फटाफट देखेंगे 45 दिन। अरे भाई साहब ऐसी गलती मत करना, पहले देखना ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, फिर देखना ये है कि नहीं है, फिर देखना ये है कि नहीं है, फिर देखना ये है कि नहीं है। आप इसको उल्टे ऑर्डर में पढ़ना, सीधे ऑर्डर में मत पढ़ना, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। तो ये हमने कर लिया, इनवॉइस कब इशू होता है ये बात हमने कर ली पूरी अपने एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है। रितु मैन्युफैक्चरर दिल्ली सप्लाई गुड्स टू प्रखर इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 23rd। रितु मैन्युफैक्चरर नीड्स टू इशू इनवॉइस ऑफ बिफोर 23rd। तो पहले आपको एग्जाम में ये चेक करना है कि सर इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस सप्लाई है कि नहीं है। पहले ये चेक करना है गुड्स है सर्विस है। अगर गुड्स है तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं है, अप्रूवल तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो मूवमेंट है तो रिमूवल पे इनवॉइस इशू करना है। इस तरह से आपको सोच के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एग्जांपल नंबर 2, जानवी सिनेमा एंटर टू अ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट आते ही आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी कि प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। अगर बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की तो रेकरिंग अगर है तो ये क्या बन जाएगा? नहीं सर, एक कंडीशन और है 3 महीने की। ये 3 बातें पूरी होंगी तभी हम कंटिन्यूस सप्लाई बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। चेक करते हैं क्या कह रही है। एंटर्ड किया है एग्रीमेंट फॉर 1 ईयर। अरे है हमारा तो काम उठा हो गया, 3 महीने प्लस का एग्रीमेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूस सप्लाई में आता है। उसके बाद एयर कंडीशन को हम फिट करेंगे थिएटर के अंदर एज पर द एग्रीमेंट सेट सर्विसेज टू बी मेड ऑन। इसका मतलब इन्होंने ड्यू डेट दे दी है या पेमेंट दे दी है। सर पेमेंट की डेट दे दी है और इसका मतलब कि ये इनकी ड्यू डेट है। अगर ड्यू डेट है तो आपको इनवॉइस करना है ऑन 7 अप्रैल। बिफोर की तो कोई दिक्कत हमारे को शुरू से ही नहीं है, तो सिंपल आंसर है जी, बहुत सिंपल हो गया। तो हाउएवर जानवी सर्विसेज मेड पेमेंट ऑन। पेमेंट आपने कोई दिक्कत नहीं है लेट करी हो, हमें क्या मतलब पेमेंट लेट करी है, हम चेक करेंगे आपकी ड्यू डेट। अगर आपकी ड्यू डेट 7 तारीख है तो 7 तारीख को हमारा बिल इशू हो जाना चाहिए। सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पी लिमिटेड इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड पेमेंट इज असर्टेनेबल। पेमेंट और ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो हम ड्यू डेट वाले दिन ही इनवॉइस इशू कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए और 3 महीने से प्लस का होना चाहिए, तभी हमारे को ये सारी चीजें लगानी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे इनवॉइस का फॉर्मेट डिसाइड तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इनवॉइस में क्या बातें रखें। तो गवर्नमेंट ने बोला टोटल 17 ऐसी आइटम है जो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। तो यहां 17 आइटम जो है उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि ये आइटम यहां लिखें, ये आइटम यहां लिखें, ये आइटम यहां लिखें, ये आइटम यहां लिखें, ये आइटम यहां लिखें। गवर्नमेंट ने बोला टोटल आइटम कंप्लीट कर दो, हमें आप आइटम राइट में लिखो, लेफ्ट में रखो, नीचे रखो, बॉटम में रखो, टॉप में रखो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अब मैं बोलता हूं इंटरेस्टिंग बात, जब जीएसटी लॉ नया नया आया तो कुछ लोग गुजरात और उस हाल पर सूरत के व्यापारी बड़े नाराज थे बीजेपी गवर्नमेंट से कि आपने जीएसटी लेके आए कपड़े पे जीएसटी पहले नहीं लगता था, अब लगता है कपड़े पे जीएसटी। तो लोगों ने अपने इनवॉइस के नीचे लिखवाना शुरू कर दिया, कमल का फूल हमारी भूल।
बहुत लोगों ने अपने इनवॉइस के नीचे लिखवा दिया ये बात, कमल का फूल हमारी भूल। बाद में कटवाया इसको। कटवाया क्या मतलब, ये तो लोगों ने कहा कि कोई फॉर्मेट तो है नहीं कोई इनवॉइस का, हम कुछ भी लिखे इनवॉइस में, आपने हमें ये बोला है कि 17 आइटम आनी चाहिए, हमने 17 आइटम डाल दी, हमने ये भी डाल दिया, इनवॉइस नंबर भी डाल दिया, हमने पार्टी का नाम भी डाल दिया, पार्टी का एड्रेस भी डाल दिया, क्वांटिटी भी डाल दी, सब डाल दिया हमने। उसके बाद हम कुछ भी लिखें हमारी मर्जी, कोई फॉर्मेट थोड़ी ना आपके जीएसटी लॉ के अंदर कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो लोगों ने बड़े अलग अलग तरह के फॉर्मेट बनाए हुए हैं, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूं क्रक्स की क्या क्रक्स है, क्या होना चाहिए हमारे इनवॉइस पे। सबसे पहले मैंने इसको कैटेगराइज करा है कुछ चीजों में। सबसे पहले आती है सप्लायर की डिटेल। सप्लायर की डिटेल आती है, सप्लायर की जन्म कुंडली, सप्लायर का डेट ऑफ बर्थ, नहीं भैया नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। सप्लायर का जीएसटी नंबर क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर का नेम, सप्लायर का एड्रेस। सबसे पहले आती है सप्लायर की डिटेल। फिर उसके बाद आती है रेसिपेंट की डिटेल, यानी कि जो बायर है, आती है बायर की डिटेल। अब बायर भी दो तरह के होते हैं, अगर बायर B2B है या B2C है। B2B का मतलब होता है कि जो हमारा रेसिपेंट है वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस जाना जरूरी है, तो सेम जाएगा, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर। अगर वो सप्लायर B2C है, अगर रेसिपेंट B2C है, तो गवर्नमेंट ने बोला नाम एड्रेस जरूरी नहीं है, बट एक शर्त लगा दी साथ में जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिल 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो नाम एड्रेस मस्ट, नाम एड्रेस मस्ट है। एक बार की बात है, मैं एक गोल्ड की शॉप पे गया, मुझे एक अंगूठी ले ली थी, अंगूठी, सोने की अंगूठी। तो मैं गया तनिष्क पे, मैंने कहा जी ये अंगूठी मुझे खरीदनी है। वो अंगूठी थी 70,000 रुपए की। तो कह रहे जी आपका नाम एड्रेस दो सर, नाम एड्रेस चाहिए हमें। मैंने कहा मैं तो देना नहीं चाहता नाम एड्रेस, आई डोंट वांट टू गिव माय नाम एड्रेस। अगर मैं अपना नाम एड्रेस दे दूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने ये गोल्ड खरीदा है 70,000 रुपए का। तो उन्होंने बोला सर 70,000 रुपए का गोल्ड है क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा का है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपका नाम एड्रेस हमें लेना जरूरी है। यहाँ पे एक MCQ आ सकता है एग्जाम में कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को गुड्स भेजा तो वो अपना नाम एड्रेस नहीं दे रहा, आपको उसका नाम और एड्रेस रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर वो B2C है, अगर वो मतलब जो सप्लाई है वो अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को हमने करी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या बिल में देंगे। पहले तो देंगे सप्लायर की डिटेल, फिर हम देंगे रेसिपेंट की डिटेल, सप्लायर का नाम एड्रेस जीएसटी नंबर, रेसिपेंट का नाम एड्रेस जीएसटी नंबर अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसका नाम एड्रेस, अगर आपकी सप्लाई 50,000 रुपए से ज्यादा की है, 50,000 रुपए से कम की है तो आपको नाम एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देंगे कंसाइनमेंट की डिटेल, कंसाइनमेंट या सप्लाई की डिटेल। इसमें क्या आएगा सर, इसके अंदर आएगा आपका सारा का सारा कि आपकी वैल्यू क्या है, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, HSN कोड क्या है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। उसके बाद आएगा आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका गुड्स जा कहाँ रहा है, आपका गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, मतलब कंजम्पशन कहाँ है, और आपकी डिलीवरी कहाँ पे हो रही है। दोनों अलग बातें हैं, मे बी डिलीवरी कहीं और हो रही हो और कंजम्पशन कहीं पे और हो रही हो। उसके बाद है आप लिखोगे कि आपके बिल पे RCM है या नहीं है, ये भी आप लिख के बताओगे इनवॉइस पे कि आपके बिल पे RCM लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर लास्ट में आप बताओगे, लास्ट में आप करोगे सिग्नेचर। और आजकल ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने QR कोड, इसके बारे में बात करूंगा इनवॉइस के अंदर। तो पहले हम देंगे इनवॉइस, सप्लायर की डिटेल, रेसिपेंट की डिटेल, कंसाइनमेंट की डिटेल, डेस्टिनेशन, RCM है कि नहीं है, सिग्नेचर। इसको मैंने 17 आइटमों को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। अब इसको हम समझते हैं कि कौन कौन सी आइटम हमें डालनी होती है। सबसे पहले है
सबसे पहले है, गवर्नमेंट ने बोला कोई फॉर्मेट नहीं है इनवॉइस का, बट हाँ कुछ मैंडेटरी फीचर्स हैं जो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए, कुछ मैंडेटरी फील्ड हैं जो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। पहला है नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, क्योंकि सप्लायर इशू कर रहे हैं, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर तो होगा ही होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, आपका इनवॉइस 16 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये बात भी लॉ में लिखी हुई है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर, नाम और एड्रेस। अगर वो अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो अब देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है। अब वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। यहां वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां वर्ड है टैक्सेबल वैल्यू, पॉइंट में बना लो खतरा। यहां इंस्टीट्यूट गेम खेल सकता है, यहां पे एग्जामिनर आपको साथ गेम खेलेगा, वो आपको टेस्ट कर लेगा। यहां वर्ड है टैक्सेबल वैल्यू, कुछ जगह लॉ में वर्ड आएगा टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू, यहां पे आपको चेक करना है। अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 है या 50,000 है, इससे ज्यादा है, तो आपको रेसिपिएंट का नाम एड्रेस लेना जरूरी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर वर्ड है टैक्सेबल वैल्यू, इट इज नॉट इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है जब आपका जीएसटी इंक्लूड करके आता है, यहां पे टैक्सेबल वैल्यू वर्ड है। उसके बाद है एचएसएन कोड, इसकी भी थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। एचएसएन कोड क्या होता है? हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी आइटम है, लाखों करोड़ों आइटम है। अब मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं चाइना में जाके बोलूं कि मुझे भाई साहब एक पेन दे दो, तो बोलेगा पेन क्या होता है, व्हाट इज पेन। या मैं इसको ले जाके बोलूं किसी और कंट्री में कि सर एक पेन दे दो मुझे, जापान में बोलूं पेन दे दो जापान के अंदर, तो बोलेगा पेन क्या होता है ये। तो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग भाषा होने के कारण, अलग अलग तरह के वर्ग लोग पूरे वर्ल्ड में, हमारे को कोई भी चीज के अलग अलग नाम होने के कारण हमने कहा जी हर एक आइटम को, जो पूरे वर्ल्ड में आइटम है, उसको एक कोड देते हैं, और कोड का नाम होगा हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर नाम होगा एचएसएन कोड का। और ये कोड, अब मान लो इसका एक पेन का कोड है, मान लो पेन का कोड है 5806। अब मैं चाइना में जाके बोलता हूँ, चाइना में जाके कि भाई साहब मुझे ना एक 5806 दे दो, तो वो समझ जाएगा अच्छा ये पेन मांग रहा है मेरे से, क्योंकि उसको पता है कि इस पेन का नाम तो नहीं पता पर इसका कोड मुझे पता है। तो पूरे वर्ल्ड में हर एक आइटम को एक कोड दे दिया गया है, उस कोड का नाम है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। और ये कोड टोटल होता है 8 डिजिट का, और 8 डिजिट का होता है, बट इसको 8 के 8 डिजिट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्टार्टिंग में जब जीएसटी लॉ नया नया आया तो बहुत सारे लोगों ने सीए को फोन किया कि सर मैंने ये आइटम बनाई है, इसका एचएसएन कोड बताओ क्या है, ढूंढ के बताओ। हमने आइटम बनाई है, बताओ उसका एचएसएन कोड क्या है। हमने ये आइटम बनाई है, बताओ उसका एचएसएन कोड क्या है, ढूंढ के बताओ क्या है। अब एक 1000 पन्ने की इतनी मोटी बुक, उसमें से ये ढूंढना कि इस आइटम का एचएसएन कोड क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट दैट इजी। और उसके ऊपर भी उसकी सारी के सारी 8 डिजिट को ढूंढना, उसकी सारी के सारी 8 डिजिट को ढूंढना, ये और भी मुश्किल काम है जी, बड़ा मुश्किल काम है ढूंढना। एक बार की बात है, मेरी एक कलीग है, उसके सीए ने उसको बोला कि उसके सीए का फोन आया किसी हलवाई का। उसने बोला जी मैंने एक बनाया रसगुल्ला, एक बनाया मिठाई, बनाई मिठाई, उस मिठाई के अंदर किशमिश भी है, काजू बादाम भी है, मेवा भी है, और ये मिठाई मुझे मार्केट में बेचनी है। सीए साहब बताओ इसका एचएसएन कोड क्या होना चाहिए। उस सीए ने फोन मिला दिया मेरी कलीग को, बोला कि आपको शाम तक ना ये एचएसएन कोड ढूंढ के बताना है, मुझे हलवाई को देना है। उसने कहा यार सर शाम तक, इतना बड़ा काम दे दिया आपने, मतलब एक लड्डू का, जो लड्डू अभी आविष्कार हुआ है, जो आपने अभी अभी बनाया नया नया, उसका एचएसएन कोड ढूंढ के बताना है। अब दिक्कत क्या होती है, उस लड्डू के अंदर मेवा भी मिला हुआ है, मीठा भी है, किशमिश भी है,
उसको किस कोड में लेके जाएं, ये एक थोड़ा टेक्निकल काम होता है। और उसके 8 डिजिट बताना हल्दीराम बड़ी हलवाई के, ये बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसने दिमाग लगाया उस बंदी ने, उसने कहा कि काम करती हूँ मैं, ये सेम लड्डू हल्दीराम पे मिल रहा होगा, मैं सेम लड्डू हल्दीराम पे जाके खा के आती हूँ। तो हल्दीराम पे खा के आई, वो उसने बोला जी मेरे को ये लड्डू दे दो, ये सेम लड्डू, इसके अंदर ये आइटम होनी चाहिए। हल्दीराम ने पैक कर दिया और हल्दीराम ने अपना बिल काट के दे दिया। क्योंकि हल्दीराम बहुत बड़ा अपने आप में एम्पायर है, उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ हैं जो इसी काम के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने 8 के 8 डिजिट ढूंढ लिए जो हल्दीराम के बिल पे लिखे हुए थे। उसने फोन मिलाया अपने सीईओ को, सर मुझे सिन कोड मिल गया। ओहो मुबारक हो, इतनी जल्दी मिल गया, 1 घंटे में मिल गया। कह रहा सर हाँ मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ, मैंने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है सीए फाइनल में, तो मैंने ढूंढ लिया, ये आपका HSN कोड है, ये क्लाइंट को दे दो। क्लाइंट को दे दिया गया HSN कोड। थोड़े दिन बाद उसको पता लगा ये कोड तो गलत है सर, ये कोड तो गलत है, मेरे हलवे के अंदर, मेरे लड्डू के अंदर तो किशमिश काजू वाजू सब थे, पर ये कोड तो कहीं और फॉल हो रहा है। उसने सीए ने पूछा उस बंदी से, क्या हुआ, तूने ये कोड कहां से ढूंढा है? सर मैं तो हल्दीराम पे गई थी, उस हल्दीराम पे सेम लड्डू मिल रहा था, उसका कोड मैंने चुरा लिया और आपको बता दिया। अये हाय भाई, उस लड्डू में क्या फीचर थे और हल्दीराम के लड्डू में क्या फीचर थे और उस हलवाई के लड्डू में क्या फीचर थे, वो तो आपने चेक नहीं करे। तो HSN कोड ढूंढना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। गवर्नमेंट ने बोला कि 8 के 8 डिजिट डालना आपको इनवॉइस के ऊपर बड़ा मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम हम समझते हैं, ये मुश्किल काम है। इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन निकाली। हमने कहा जी हम आपकी मुश्किलों को आसान करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप बिल पे HSN कोड मत दो, जगह जगह धक्के मत खाओ। इसका HSN कोड ढूंढने के लिए वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, उसका बिल खरीद रहे हो। कह रहे कोई जरूरत नहीं आपको धक्के खाने की, 1.5 करोड़ तक आपको बिल पे HSN कोड नहीं देना। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक टर्नओवर आपकी है। कौन से टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर। कौन से ईयर में? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। गलती मत करके आना एग्जाम में, टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की निकालनी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको 2 डिजिट देने हैं, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको 4 डिजिट देने हैं आपके इनवॉइस के ऊपर। सर 8 डिजिट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, एटलीस्ट 4 डिजिट ढूंढना तो फिर भी आसान है। क्योंकि HSN कोड में क्या होता है, पहले आपका चैप्टर होता है, फिर आपका हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद सब हेडिंग। तो चैप्टर ढूंढना बड़ा आसान होता है। अब मान लो चैप्टर आपका है स्वीट्स का, तो आप बोलोगे सर चैप्टर है स्वीट्स का 5-6, तो अब स्वीट कौन सी है जी? स्वीट में मीठा है, नमकीन है, या स्वीट के अंदर काजू है, बिस्किट है, तो वो बड़ा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है आगे स्वीट में क्या है। हमने ये ढूंढ लिया कि ये स्वीट चैप्टर 56 में आती है, तो हम इसके 2 डिजिट दे देंगे 56। हमें ये ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि स्वीट के अंदर और अंदर गहराई में इसका 8 डिजिट में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने ये हमारे को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है कि आपको डिटेल 8 डिजिट का HSN ढूंढने की बजाय आपको सिर्फ 2 डिजिट का HSN ढूंढ के काम चला लेना है, या 4 का। फॉर द नवंबर एग्जाम के लिए एक अमेंडमेंट आई है कि अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट चाहिए B2B के लिए, B2C के लिए 4 डिजिट चाहिए, ऑप्शनल है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो B2B और B2C के लिए 6 डिजिट चाहिए। ये जो अमेंडमेंट आई है ये सिर्फ नवंबर 21 वाले बच्चे पढ़ेंगे। जो जिनका अटेम्प्ट मई अटेम्प्ट है उनको ये नहीं पढ़ के जाना, ये सिर्फ नवंबर एग्जाम के लिए है। अदरवाइज जो मई अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनको ये पढ़ के जाना है मई 21 के लिए, ये आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है जी। तो HSN कोड निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने थोड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दी। टोटल HSN कोड होता है वो होता है 8 डिजिट का। हमने कहा जी 8 डिजिट का ना देके आप या तो 2 का दे दो या 4 का दे दो। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 का, अगर 5 करोड़ तक है तो 2 का दे दो। तो ये रिक्वायरमेंट थी HSN कोड की। उसके बाद है जी आपको देनी है गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू देनी है आपको
यू हैव टू गिव टैक्सेबल वैल्यू, रेट देना है आपको, रेट देना है, अमाउंट चार्ज देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी देना है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई से अलग है तो आपको एड्रेस भी देना है, आपको आरसीएम पे टैक्स देना है कि देना वो बताना है। लास्ट में आपको सिग्नेचर देना है। इस पे बना लो खतरा, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सिग्नेचर देना पहले जरूरी था, अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है तो सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं है, आप बिना सिग्नेचर के भी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली भी साइन कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट अमेंडमेंट आई है जो मैं कराऊंगा आपको ई इनवॉइस में। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड भी आपको देना जरूरी है, जो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस में। ई इनवॉइस में हम इसकी बात रखेंगे आपके सामने। तो ये समझ लिया हमने क्या कंटेंट होना चाहिए, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, सप्लायर, रेसिपिएंट, कंसाइनमेंट, डेस्टिनेशन, आरसीएम। इसके बेस पे आप इसको कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। जहां जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको मार्क करा दिए हैं, जहां इंस्टीट्यूट आपको चेक करेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करा दिया है। तो ये हमने कर लिया क्या क्या हमारे इनवॉइस में होना चाहिए। मेन पॉइंट तो ये था, ये हमने कर लिया है। और इसके अंदर भी आपने ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, और आपको ये पॉइंट याद रखना है। अदरवाइज मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या हमें इनवॉइस में देना होता है। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन। उसके बाद है हमारा इनवॉइस, हमारे को कितने कॉपी बनाने हैं। अगर गुड्स है तो बनानी है 3 कॉपी, अगर सर्विस है तो बनानी है 2 कॉपी, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, सर्विस कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो गुड्स वाले केस में 1 कॉपी जाएगी रेसिपिएंट को, 1 कॉपी जाएगी ट्रांसपोर्टर को, 1 कॉपी जाएगी सेल्फ। सर्विस वाले केस में सर्विस को जाएगी, सप्लायर को जाएगी और रेसिपिएंट को जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती सर्विस, तो ट्रांसपोर्ट कॉपी नहीं निकलती। तो ये हो गया आपका हमारा केस, जहां पे हमने पढ़ लिया कि गुड्स की केस में इनवॉइस कब बनता है, सर्विस की केस में इनवॉइस कब बनता है, डिस्क्रिप्शन इनवॉइस की क्या होती है और कितनी कॉपी इनवॉइस की इशू होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू हम कर लेते हैं डिस्कस, जो हमारे लिए चैप्टर में दिए हुए हैं। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी अदर डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पावर है और उस गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज किया है इस नोटिफिकेशन को यूज करके। तो क्या क्या केस के अंदर नोटिफिकेशन आई हुई है जिसके अंदर हम टैक्स इनवॉइस की जगह कोई अदर डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हैं। ये जो केस हैं ये स्पेशल केस हैं। पहला है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी के लिए। ये वो वाले केस हैं जहां पे इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी हैवी पब्लिक डीलिंग होती है कि ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी इनको बड़ी दिक्कत रहती है। इन्होंने गवर्नमेंट को बोला जी हमारे को माफ करो, हम टैक्स इनवॉइस घड़ी घड़ी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, हमें तो कोई ये बोल दो कि जो हम दे रहे हैं वही टैक्स इनवॉइस है, जो हम देंगे वही टैक्स इनवॉइस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जा रहे हो, किसी बस में जा रहे हो, टिकट ले लिया आपने। अब टिकट में 17 पॉइंट जरूरी होने चाहिए। आप बोलोगे कि टैक्स जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का एड्रेस, उसका नाम, उसके बाद फिर उसके प्लेस ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू। अरे भाई टिकट काटेगा वो बस वाला या बस चलाएगा या तुम्हारे को टैक्स इनवॉइस काटेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि इस केस के अंदर हम टिकट को ही मान लेंगे टैक्स इनवॉइस। ट्रेन में जा रहे हो, आपको ट्रेन की टिकट मिली है, टिकट को ही मान लेंगे टैक्स इनवॉइस। रेल, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, टिकट को ही मान लेंगे टैक्स इनवॉइस। हमने कहा जी आप मूवी देखने जा रहे हो पीवीआर में, और पीवीआर में आप टिकट काउंटर पे खड़े हो गए, आपने बोला जी मुझे मूवी देखनी है, टिकट काट 250 रुपए की टिकट है। तो आपका बिल आया, आपने देखा मैं तो सीए हूं और बिल में तो सीए होने के नाते 17 पॉइंट है नहीं इसमें कवर्ड, तो ये तो बिल ही गलत है, इनवैलिड है। गवर्नमेंट ने बोला टिकट को ही मान लेंगे टैक्स इनवॉइस, क्योंकि अगर वो बंदा टैक्स इनवॉइस काटने लग जाएगा, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी, मूवी के लोग पर्दे फाड़ देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बोला कि आप टैक्स इनवॉइस की जगह जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो उसी को हम मान लेते हैं वो टैक्स इनवॉइस है। बट
कुछ बातें हमारी ध्यान रखना, आपकी हमारी कुछ शर्तें हैं, कुछ मैंडेटरी फील्ड हैं जो आपको उस डॉक्यूमेंट में डालनी जरूरी होंगी। क्या है जी शर्तें? बैंकिंग कंपनी को कोई और इंफॉर्मेशन अगर बोली हो तो वो डालनी पड़ेगी, बट ऐसी इंफॉर्मेशन कोई ऐसी अभी तक कोई प्रेस्क्राइब हुई नहीं है। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने बोला कि ये भी डाल दो इनवॉइस में, जो बैंक इनवॉइस काटते हैं, जो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलती है, उसके बेसिस पे ही मान लेते हैं वो टैक्स इनवॉइस है, तो स्टेटमेंट को ही टैक्स इनवॉइस मान लेते हैं। उसके बाद जीटीए को बोला गवर्नमेंट ने कि जीटीए वाले बेचारे गरीब आदमी हैं, ड्राइवर लोग हैं, उनको हम टैक्स इनवॉइस के 17 पॉइंट कराने के लिए चक्कर में उनका बेचारों का दिमाग खराब नहीं करेंगे। पर हमने कुछ बातें बताई हैं। पहली बात, आप ग्रॉस वेट डालोगे, जो आपका ग्रॉस वेट है, मतलब जो गाड़ी का, जो गुड्स का, जो कंसाइनमेंट का वेट है, वो आपको डालना जरूरी है बिल्टी पर। आपका ट्रक का नंबर डालना जरूरी है आपकी बिल्टी पर। आपको गुड्स की डिटेल देनी जरूरी है, ठीक है। जीएसटी नंबर जो टैक्स पे कर रहा है उसका देना जरूरी है। तो कुछ कुछ बातें आपको जरूरी है, 17 के 17 पॉइंट आपको डालने की जरूरत नहीं है आपकी बिल्टी मतलब कंसाइनमेंट नोट के ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय शिप, व्हाटएवर, आपको भी टिकट को ही मान लेंगे हम टैक्स इनवॉइस। और कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें करवानी होगी उसमें ऐड, तो हम बाद में ऐड करवा देंगे। आज की डेट में हम टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लेते हैं। उसके बाद है रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सप्लाइंग सर्विसेज बाय एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफ फिल्म्स और मल्टीप्लेक्स थिएटर। ये जो अमेंडमेंट आई है वो आई हुई है पीवीआर के लिए। पीवीआर वर्ड यूज नहीं किया, मतलब मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो यूज करते हैं, यहां पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये आने के पूरे चांस है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। तो पीवीआर वालों की जो टिकट जो इशू करते हैं, उस टिकट को ही हम मान लेंगे कि उनको वो टैक्स इनवॉइस है, उनको सेपरेट टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उनके टिकट को ही मान लेंगे कि वो टैक्स इनवॉइस है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको याद करनी है। पहला बैंक एंड इंश्योरेंस, दूसरा जीटीए, तीसरा आपका गुड्स सप्लायर ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, और चौथा मल्टीप्लेक्स थिएटर। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बिना टैक्स इनवॉइस के भी आपको अलाउ कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, पीवीआर वाला केस, इसको स्पेशल अटेंशन देके जाना। अब हम बात करते हैं कुछ रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में। सर, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए। आपको याद होगा हमने करा था एक कंसेप्ट जहां हमने समझा था इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में हमने बात करी थी जब हमने समझा था अपना चैप्टर रजिस्ट्रेशन का। तो वहां हमने क्लियर किया था व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट क्या होती है, इस बारे में हमने बात करी थी। उस बात को मैं दोबारा से लेके आ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि इफेक्टिव डेट को हम कैसे यहां पे यूज करेंगे। ये है हमारा कंसेप्ट इफेक्टिव डेट का। इस कंसेप्ट को हम दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार और दोबारा समझते हैं कि हमने यहां क्या समझा था। हमने कहा था जी मिस्टर वाई हैं जो यहां पर लायबल हुए हैं, जीएसटी नंबर लेने के लायबल हो गए। यहां इन्होंने जीएसटी अप्लाई करा है, जीएसटी अप्लाई करा है इन्होंने यहां पर, मान लो यहां पे अप्लाई करा है इन्होंने, यहां इन्होंने जीएसटी अप्लाई करा है और उसके बाद यहां इनको जीएसटी ग्रांट हो गया था। मान लो जीएसटी नंबर इसको यहां मिल गया, यहां अप्लाई किया और यहां जीएसटी नंबर मिल गया, लायबल यहां से हुए थे। तो इफेक्टिव डेट जीएसटी की थी वो ये वाली थी, इट वाज द इफेक्टिव डेट, जो कि बैक डेट थी, बेसिकली बैक डेट। जीएसटी नंबर आपको मिला इस दिन है बट इफेक्टिव हुआ बैक डेट से।
अब बताओ इस पीरियड से इस पीरियड की जो सप्लाई है, इस पीरियड से इस पीरियड की जो सप्लाई है, उस पे हमने कमर्शियल इनवॉइस दिया होगा। क्या दिया होगा? कमर्शियल इनवॉइस दिया होगा या एक पर्चा पकड़ा दिया होगा। हमने कहा होगा जी हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा जीएसटी नंबर अभी आया नहीं है, हमारा जीएसटी नंबर अभी फ्यूचर में आएगा, हमने अप्लाई कर दिया है बट फ्यूचर में आएगा। तो इस पीरियड की सेल पे क्या हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? क्योंकि हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि पहले से पता है हमारे को हमारा जीएसटी नंबर उस दिन पे आ जाएगा। उस टाइम पे जब हमने अप्लाई किया, जब हम लायबल बने जीएसटी के, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था, और जीएसटी नंबर नहीं था तो हम टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करते? हमने क्या इशू कर दिया था? हमने कमर्शियल इनवॉइस इशू कर दिया था। और ये कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है सर? एक छोटी सी कागज की पर्ची, उस पर लिख के दे दिया कि इतने रुपए का रेट, इतनी क्वांटिटी, ये लो जी, ये पर्ची ले लो। ये क्या जीएसटी इनवॉइस है? अरे ये फालतू का पर्चा है, ये फालतू कमर्शियल इनवॉइस है जिसकी जीएसटी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस टाइम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। हमने ये कमर्शियल इनवॉइस दे दिया अपने कंज्यूमर को। गवर्नमेंट ने बोला कि वैसे तो आप बैक डेट से, इस डेट से रजिस्टर्ड हुए हो, तो इस पीरियड से इस पीरियड के दौरान आपके जो टैक्स इनवॉइस, जो कमर्शियल इनवॉइस इशू हुए हैं, वो एक्चुअली में टैक्स इनवॉइस होने चाहिए थे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड इस डेट से हुए हो। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया कि आप अपने इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हैं। जो आपने पिछले डेट पे कमर्शियल इनवॉइस इशू कर दिए हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बात गवर्नमेंट ने लिख के इस सेक्शन में दे दी और हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। Every registered person who has been granted a certificate with effect from date earlier than the date of back date से हम इफेक्टिव हो गए हैं, और बैक डेट से इफेक्टिव होने की वजह से हमने जो कमर्शियल इनवॉइस इशू करे थे पीछे, उसको रिवाइज करने की पावर गवर्नमेंट ने हमें दे दी है। हम उसको रिवाइज कर सकते हैं और हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं अगेंस्ट कमर्शियल इनवॉइस। जो हमने कमर्शियल इनवॉइस इशू कर दिए थे, कच्ची पर्ची इशू कर दी थी, अब उसको पक्का करने का मौका, वक्त आ गया है। टाइम पीरियड क्या है जी? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। 1 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट ने, 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह की रिवीजन, इस तरह का रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो। आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। यहां पे एक क्वेश्चन आया भी हुआ है एमसीक्यू के अंदर, आपको एक डेट दे दी है, बोला जी इस डेट को हमारा जी सर्टिफिकेट मिला है, बताओ हम किस डेट तक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? 1 महीने तक हम कर सकते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से, सारा भाई प्राइवेट लिमिटेड कमेंस अ बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड्स। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस शुरू किया, टर्नओवर इनकी बढ़ गई 3 सितंबर को, यानी कि इस डेट पे ये लाइबल हो गए अंडर सेक्शन 22 में ये लाइबल हो गए। अब इनको अप्लाई कब कर रहे हैं? अप्लाई करना है 30 दिन के अंदर अंदर। तो इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया। सर्टिफिकेट इनको आ गया है 5 अक्टूबर को। अब जो सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा REG06 में, उसमें लिखा होगा इफेक्टिव डेट 3 सितंबर हमारी इफेक्टिव डेट होगी। तो क्वेश्चन ये आ गया सर, 3 सितंबर से लेकर और हमारे रजिस्ट्रेशन तक 5 अक्टूबर तक जब हमारा जीएसटी नंबर आया, इस पीरियड तक हमने क्या इशू किया होगा? इस पीरियड तक हमने इशू किया होगा कमर्शियल इनवॉइस। अब उनको ठीक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम बन गए हैं अब रजिस्टर्ड, हमारे अंदर एक चिंगारी आ गई है, हमारे अंदर एक बिजली आ गई है। अब हम क्या इशू करेंगे? अब हम रिवाइज कर देंगे, इसको काट के कर देंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। तो ये बात लिखी हुई है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, सारा भाई प्राइवेट लिमिटेड में इशू मतलब कंडीशन को जरूरी नहीं है करने हैं, आपकी मर्जी है, करने करो नहीं तो ना करो। तो में इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन 3rd to
तो ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी बंदा कह रहा है जी मेरे पास बहुत सारे बंदे आए थे, इस दौरान मेरे पास कच्चे पक्के B2C B2B रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बहुत सारे बंदे आए थे, तो क्या मैं 1000 बंदों को 1000 इनवॉइस काटूं, वो भी रिवाइज डेट से? कोई दिक्कत नहीं, आप ही काम करते हैं। अगर आपको बहुत सारे बंदे आए थे उस टाइम पे, इस पीरियड में आपके पास हजारों बंदे आए थे और आपसे कमर्शियल इनवॉइस लेके चले गए, आप क्या उनके घर घर जाके ये लो जी रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये लो जी रिवाइज टैक्स इनवॉइस? बोल रहा भाई रुक जाओ, अभी सुन लो, आगे प्रोविजन सुन लो। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आए थे और उसमें से बहुत सारे लोग अनरजिस्टर्ड भी थे, अगर लोग अनरजिस्टर्ड भी थे, तो अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए आप एक टोटल बिल बना दो। टोटल बिल उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। इतने सारे 1000 लोगों को बिल घर घर के जाके दे के आना मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब। मुझे तो एक बिल बना दूंगा मैं, बट किसके लिए? अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, वो भी कौन से वाला? जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की हो। अगर 2.5 लाख से कम की है तो मुझे टोटल करने का राइट है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है तो मुझे उसका भी अलग इनवॉइस जाके घर पे जाके देके आना पड़ेगा। घर पे तो नहीं देना पड़ेगा, मतलब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब यहां वैल्यू का मतलब लिख लो इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि यहां पे लॉ में लिखा हुआ है वर्ड, यहां पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू नहीं होता, इनवॉइस वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। अगर किसी B2C कस्टमर की अनरजिस्टर्ड पर्सन की टोटल वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की थी, तो उस केस में उसको हमें रिवाइज सिंगल इनवॉइस देना पड़ेगा, उसको अलग से इनवॉइस देना पड़ेगा। उसके इनवॉइस को बाकी इनवॉइस में मर्ज करके कंसोलिडेट नहीं कर सकते आप। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, यहां भी बना लो खतरा, यहां पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलो जी इसको एग्जांपल समझते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है जैन एंड सन्स, वो रजिस्टर्ड है GST में, ठीक है जी। ये एग्जांपल मेरा जो दे रहा हूं आपको मैं, ये एग्जांपल है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का। यहां पे जो कंसेप्ट है वो टैक्स इनवॉइस है, रिवाइज नहीं है, नॉट रिवाइज। तो कंसेप्ट सारा सेम ही है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कटता है रिवाइज के लिए, और कंसोलिडेटेड इनवॉइस कटता है जब आपके पास लगता है कि आपको रिवाइज इनवॉइस काटने हैं, उसमें बहुत सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप 2.5 लाख से कम वाले वैल्यू के लिए टोटल एक बिल काट सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको टैक्स इनवॉइस काटना है और आपको सिंगल इनवॉइस नहीं काटना, आपको अलग अलग इनवॉइस नहीं काटना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू इज अप्लाई बिलो 200 रुपीज। अगर आपकी वैल्यू 200 रुपए से कम है, यहां पे जो वर्ड है वो वैल्यू वर्ड यूज हुआ है। अगर आप देखोगे यहां पे वैल्यू वर्ड यूज हुआ है, तो वैल्यू के केस में यहां पे वैल्यू वर्ड है, इसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, यहां वर्ड है वैल्यू, वैल्यू का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और जो यहां वर्ड था यहां वर्ड है वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको भी आप वर्ड यूज करो टैक्सेबल वैल्यू, इट इज टैक्सेबल वैल्यू। कई जगह पे लिखा होगा लॉ के अंदर इनवॉइस वैल्यू, वहां पे आपको लेना है इनवॉइस वैल्यू, ये भी आपका इट इज ऑल्सो टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर आपका बिल 200 रुपए से कम का है और अनरजिस्टर्ड को है और वो डिमांड ना करे, तो आप उसका एक बिल बना सकते हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक परचून की दुकान है, उसके पास छोटी सी गुड़िया आई, छोटी सी गुड़िया कहती है अंकल अंकल मुझे 5 रुपए की चॉकलेट दे दो। तो अंकल ने चॉकलेट दे दी उसको 5 रुपए की। कहती है अंकल अंकल मैं चैप्टर पढ़ के आई हूँ इनवॉइस वाला, उसके अंदर यूट्यूब से पढ़ा था मैंने, और उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि गुड्स रिमूव होता है अगर वो कंटिन्यूस ना हो, उसकी मूवमेंट ना हो, अगर मूवमेंट हो तो आपको रिमूवल पे टैक्स इनवॉइस देना होता है, तो चॉकलेट का टैक्स इनवॉइस तो दो मुझे। उसने बोला बेटा बेटा एक आपने लॉ पूरा नहीं पढ़ा, लॉ मैंने भी पढ़ा है यूट्यूब से। मैंने कहा बेटा देखो ध्यान से सुनो मेरी बात,
₹200 से कम का टैक्स इनवॉइस नहीं बनता बेटा, नहीं बनता, आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। और बेटा आप अनरजिस्टर्ड भी हो जीएसटी लॉ में, आपको भी ये ₹5 की चॉकलेट पे आपको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलेगा। वो बोलती है अंकल अंकल आगे तो पढ़ लो, मैंने आपसे डिमांड करा है। आपने एक मूवी नहीं देखी, नायक मूवी, उसमें अनिल कपूर साहब कहते हैं कि हर एक सप्लाई पे इनवॉइस मांग लो, हर एक इनवॉइस पे सप्लाई मांग लो। मैंने तो मूवी देखी थी और मैं आपसे इनवॉइस की डिमांड कर रही हूं। मेरा बिल ₹200 से कम का है तो भी, ₹5 का है तो भी मैं आपसे डिमांड कर रही हूं, मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करो रिमूवल पर। उस बंदे ने हाथ जोड़े, मेरी माँ तो बेकाम कर, ये ले टैक्स इनवॉइस ले ले। ₹5 की चॉकलेट का भी उसने टैक्स इनवॉइस काटा क्योंकि उसने डिमांड कर लिया लड़की ने। तो ध्यान रखना, डिमांड कर लिया तो आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। अगर डिमांड नहीं करा, ₹200 से कम का है, तो पूरे दिन में आपकी 5 चॉकलेट बिकी ₹5 की और ये आपकी बची 1000 चॉकलेट। तो आप ₹5000 का एक इनवॉइस इशू कर दो, उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। उसके अंदर किसी का नाम डालने की जरूरत नहीं है, लिख देना कैश सेल, और कैश सेल करके 5000 का इकट्ठा एक बिल काट दो। बट अगर किसी ने डिमांड कर लिया तो उसको अलग से सेपरेट बिल देना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस बंदे ने सेल करी है राघव को, जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड को तो हमें सिंगल इनवॉइस देना ही पड़ेगा। एक बंदे को करिए अनरजिस्टर्ड को, पर ये जो इनवॉइस है ये ₹200 से कम का नहीं है, इसको भी सिंगल इनवॉइस देना पड़ेगा। ये पेंटर है, इसको हमने ₹500 का इनवॉइस इशू करा है, ये भी हमारा ₹200 से ज्यादा का है, इसको भी सिंगल इनवॉइस देना पड़ेगा। ये अनरजिस्टर्ड है और इसने डिमांड भी नहीं करी है, लिखा ना, किसने डिमांड नहीं करी है, तो इसको हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। मतलब देना क्या है, इसके लिए हम टैक्स इनवॉइस नहीं काटेंगे, हम इसके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देंगे। और ये भी अनरजिस्टर्ड है, इसके लिए भी हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देंगे। तो इन दोनों का टोटल करके हम पूरे दिन का एक टैक्स इनवॉइस, इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, काट सकते हैं। तो ये हमारा आंसर लिखा हुआ है। अगर इनमें से एक बंदे ने भी डिमांड कर ली होती तो इनको भी इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस हमें देना पड़ जाता। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो हमने करा आज की क्लास में। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या करा। हमने पढ़ा जी टैक्स इनवॉइस इशू कब होता है, कौन करता है, रजिस्टर्ड पर्सन करता है। टैक्स इनवॉइस इशू कब होता है, गुड्स वाला केस और सर्विस वाला केस। गुड्स वाले केस में चेक करना है पहले मूवमेंट, ना पहले चेक करना है उल्टा, कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं, उससे पहले क्या करना है, आपका अप्रूवल के लिए गया हुआ है तो आपका चेक करनी है दो बातें, 6 महीने और एक्चुअल सप्लाई, विच एवर इज अर्लियर को मान लेंगे हम सप्लाई, हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, और हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दूसरा केस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में अगर आपकी सक्सेसिव स्टेटमेंट है या पेमेंट है, जो भी केस है उसके अंदर हम उस दिन हमें सप्लाई मान के टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये हो गई दो बातें। उसके बाद तीसरी बात है, मूवमेंट आपके गुड्स में नहीं है तो हम डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल पे इनवॉइस इशू कर देंगे। और लास्ट बात है, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है तो रिमूवल वाले दिन हम टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। अब बात करते हैं सर्विस की। सर्विस में उल्टा चलेंगे, पहले बात करते हैं, आपका इवेंट बेस है तो इवेंट कंप्लीट हो गया उस दिन। अगर आपकी सर्विस बीच में कंप्लीट होने से पहले ही सीज हो गई है तो जिस दिन सीज हो गई है उतने पे हम सप्लाई मान के टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई में हमारे पास 3 केस है। अगर आपकी ड्यू डेट डिसाइडेड है तो ड्यू डेट से पहले आपको, ड्यू डेट पर आपको, पहले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ड्यू डेट पर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अगर आपकी ड्यू डेट डिसाइडेड नहीं है तो पेमेंट वाले दिन से पहले या पेमेंट वाले दिन पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर आपकी इवेंट बेस है तो इवेंट कंप्लीट होने पर, और लास्ट में बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए 45 दिन और अदर कंपनी के लिए 30 दिन का टाइम हमें दिया है टैक्स इनवॉइस इशू करने का। टैक्स इनवॉइस इशू करने के 17 तरह के कंटेंट होते हैं जो हमें याद है, रटने नहीं है बट याद मोटे मोटे होने चाहिए, वो हमने देख लिए।
HSN कोड के लिए लिमिट क्या है? 1.5 करोड़ से 5 करोड़ कोई डिजिटिंग चाहिए इनवॉइस पे। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर 4 डिजिट हमें देने हैं फॉर May 21 अटेम्प्ट के लिए। नवंबर के लिए अलग रूल है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जी इनवॉइस इशू होगा ट्रिप्लीकेट कॉपी में गुड्स वाला और सर्विस वाले में डुप्लीकेट कॉपी में इशू होगा। और कुछ केस ऐसे हैं, 4 केस ऐसे हैं जहां पे हमें टैक्स इनवॉइस प्रॉपर इशू नहीं करना, हम टिकट को ही मान लेंगे या डॉक्यूमेंट को ही मान लेंगे वो टैक्स इनवॉइस है। बैंकिंग कंपनी के केस में, पहला गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के केस में और गुड्स पैसेंजर के केस में, और लास्ट में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के केस में हमें टैक्स इनवॉइस बिना करे उसको मान लेंगे वो टैक्स इनवॉइस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे अगर आपकी इफेक्टिव डेट बैक डेट से है और आपको B2B को तो देना ही देना है टैक्स इनवॉइस। B2C को दे सकते हो अगर उसकी वैल्यू कितनी है 2.5 लाख से कम की है तो दे सकते हो, अदरवाइज उसको कंसोलिडेटेड टैक्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी दे सकते हो। उसके बाद लास्ट में है वाई वी इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अगर हमें लग रहा है कि हमारा इनवॉइस 200 रुपए से कम का है और डिमांड भी नहीं किया गया है तो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को पूरे दिन का एक कंसोलिडेटेड बिल बना के हम अपने पास रख लेंगे बना के, हम किसी को बिल नहीं देंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।